ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, दो टाइप थे और जब उस दो टाइप में हम आगे बढ़े थे हमने किन की बात करी थी? हमने क्वार्क्स, आ जाओ, एंड लैप्टॉन्स की बात कर ली थी। ठीक है, क्वार्क्स मेरे पास कितने हैं? 6 हैं। कौन से? टॉप, बॉटम, अप, डाउन, चार्म, फ्रिंज। और 6 मेरे पास क्या है? लेप्टॉन्स है। फिर जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनोज, म्यून, न्यूट्रिनोज, टाउ, न्यूट्रिनोज। साइन देखो, कल मैंने एक गड़बड़ कर दी थी, म्यूओन का साइन मैंने ये लिखवाया था। ठीक है, ये नहीं होता, इसको करेक्ट कर लेना। इनका इसका साइन होता है ये वाला। ये वाला। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। अब बता रहे हो सर ये होता है, कल कहां गए थे? क्या हो गया? अच्छा, नया होगा। ठीक, अब सुनो, मेरी बात। क्वार्क्स मेरे पास 6 हैं। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मैं जब क्या देखता हूं, जब मैं अप एंड डाउन की बात करता हूं, अप एंड डाउन, नॉर्मली क्या होता है? अप को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको डी से। तो मैंने एक बात बोली थी आप लोगों की कि मोस्ट ऑफ द क्या है, 98% अगर मैं मेटेरियल देखूंगा पूरी पृथ्वी पे, तो उनमें हर किसी में क्या मिलेगा? मुझे देखने को मिलेगा अप एंड। यानी मुझे चीजों को तोड़ना पड़ेगा, सब एटॉमिक पार्ट्स पे जाऊंगा, जैसे मैं सब एटॉमिक पार्ट्स पे जाऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? अप और। ठीक है, अब होता क्या है, क्वार्क्स जो है ना, एक क्वार्क, सारे क्वार्क्स मिल के चीजें बनाते। ठीक है, एक चीज समझो, अगर मेरे पास दो क्वार्क है और उन्होंने मिलकर कुछ बना दिया, अब दो क्वार्क्स में दो अप हो सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है जिसमें दो अप है, ऐसा हो सकता है एक अप हो एक डाउन हो, ऐसा हो सकता है दोनों डाउन हो, एक स्ट्रेंज हो एक चार्म हो, या फिर एक मतलब एक बॉटम हो और एक चार्म हो। ठीक है, या फिर डाउन हो, कुछ भी हो सकता है। यानी जब भी मेरे दो क्वार्क्स मिलके बनाएंगे तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा मीजोन। मीजोन पार्टिकल। मीजोन पार्टिकल कौन से हैं? मीजोन पार्टिकल मेरे वो वाले पार्टिकल हैं जो क्या करेंगे, जिनमें दो मेरे क्वार्क्स हों। अब ये दो क्वार्क्स कौन से हो सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस कौन से रहेंगे? अप और डाउन। क्यों रहेंगे अप और डाउन? क्योंकि मैंने बताया कि 98% हर चीजों में क्या मिलेगा आपको देखने को? अप और डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी मेरे पास दो पार्टिकल हो गए, तो उन दो पार्टिकल को मैं क्या नाम दूंगा? मीजोन। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीन पार्टिकल हो, तीन क्वार्क्स मिलके बनाए, दो अप हो एक डाउन हो, दो डाउन हो एक अप हो। ठीक है, तो इनको मैं बोलूंगा बैरियंस। बैरियंस, ऐसे बैरियंस पार्टिकल्स क्या होंगे? बैरियन पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनमें क्या होंगे? तीन क्वार्क्स होंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वालों इनको ऐसे पढ़ेंगे, क्वार्क्स को क्वार्क्स पढ़ेंगे, बैरियन को बैरियन पढ़ेंगे, या मीजोन को मीजोन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अगर मेरे पास दो पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल? दो क्वार्क्स हैं, तो उन पार्टिकल्स को मैं क्या नाम दूंगा? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे? क्लास। ठीक है, क्लास। ठीक है, और ऐसे ही मैं क्या है, जब मेरे पास 10 लोग हो जाएंगे तो मैं उसको क्या बोलूंगा? 10th बोल देता हूं। 100 जाएंगे तो 100th बोल देता हूं। सेम, तो मेरे पास क्या है? दो को मैं बोलूंगा मीजोन, तीन को बैरियन। अगर मेरे पास चार पार्टिकल्स हैं तो व्हाट आई से टेट्रा। टेट्रा। हुआ क्या था, यूएसए में एक लैब है फर्मी लैब। फर्मी लैब कैसी है? जैसे पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लैब जो किसके क्षेत्र में काम करती है? पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में काम करती है। दैट लैब इज नोन एज सर्न लैब। इसके बारे में बात करेंगे, पूरा टॉपिक है। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो है सर्ट इन। सर्ट इन जो है वो इंडिया की क्या है? इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेली उसमें सॉरी मैती जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके अंडर में एक बॉडी आती है जो कंप्यूटर आईसीटी के लिए क्या करती है? काम करती है इंडिया में। सर्ट और सर्न में कंफ्यूज नहीं होना है। सर्ट सर्न जो है, सर्न हिंदी में ऐसे लिखेंगे सर्न। सर्न जो वो क्या है?
पार्टिकल फिजिक्स की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने एक एक्सपेरिमेंट किया, यूएसए ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का नाम था एक्सपेरिमेंट 5568, एक्सपेरिमेंट 5568। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने बताया कि भाई पूरी दुनिया में हमने एक ऐसे पार्टिकल की खोज की है जिसमें क्या है, 4 क्वार्क्स है, और इसका नाम हमने क्या दिया है, टेट्रा क्वार्क, टेट्रा क्वार्क। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पाकिस्तान वाली बात हुई, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो याद है ना कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल वाले क्या बोल रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने सिर्फ क्या ढूंढा है, चांद पे पानी के कण ही ढूंढे हैं, ड्रॉप्स ढूंढे हैं, पर माशाअल्लाह हम वर्ड, अल्लाह की खिदमत देखो, अल्लाह की रहमत देखो, हमने क्या ढूंढ दिया है, पूरे के पूरे चांद के सागर ढूंढ दिए। क्या चाइना बताया था, पाकिस्तान बताया था मैंने? अरे मेरी कहां हिम्मत चाइना की मजाक उड़ाने की। देखो जो बेवकूफियां करता है उसके मजाक बनाए जाते हैं, मैंने पाकिस्तान बोला था। एंड देन एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, नासा ने वेरीफाई किया कि भाई ऐसा है या नहीं है, एंड नासा ने वेरीफाई करके क्या पता लगाया कि भाई वो अरब सागर में गिरी हुई है, ठीक है, कहीं चांद पे नहीं पहुंची है, धरती पे ही है। सेम यही हुआ। नासा ने क्या किया, नासा कह रहा हूं, फर्मी लैब, यूएसए की एक लैब है फर्मी लैब, और ये लैब यूएसए में है और किसके फील्ड में काम करती है, पार्टिकल फिजिक्स का। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बोला कि भाई हमने ऐसे पार्टिकल की खोज की जिसमें कितने क्वार्क है, 4 क्वार्क है, और इनको नाम हमने क्या दिया है, ठीक है। इन्होंने ये बशर्ते इन्होंने ये भी बताया कि कौन से हैं, बशर्ते इन्होंने क्या है ये भी बताया कौन से, इन्होंने बोला कि 4 है, कौन से, अप है, डाउन है, टॉप है एंड स्ट्रेंज है, सॉरी बॉटम एंड स्ट्रेंज, बॉटम एंड स्ट्रेंज। इन्होंने बशर्ते बताया कि ये भी 4 है। तो ये बात पहुंची किसके पास में, सर्न लैब के पास में। सर्न लैब ने कहा कि भाई चलो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पता है क्या कमाल हुआ, इन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, ये कंपोनेंट यूज किया, तुमने प्रैक्टिकल की होगी केमिस्ट्री में, 10th में देखी होंगी कि इतना अमाउंट में हमें क्या है, ये केमिकल लेना है, ये केमिकल लेना है, इतने घंटे के लिए ऐसे मिलाना है, ऐसे हिलाना है, ये टिल्टेशन करना है, ये सब। तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट बता रखा। अब इन्होंने ये फर्मी लैब ने सारा एक्सपेरिमेंट किसको सौंप दिया, सन को सौंप दिया। उसी भी यहाँ पे सन के पास क्या है, सन के पास में लार्ज हैड्रोन कोलाइडर है, LHC। क्या है, लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लार्ज हैड्रोन कोलाइडर ये है, उन्होंने सेम मटेरियल यूज करके, सब एक्सपेरिमेंट यूज करके एक्सपेरिमेंट किया, और पता है क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अब यूएसए है, ऐसे कैसे मान लेगा। तो यूएसए ने कहा कि अब दोबारा एक्सपेरिमेंट करो, और इन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, और दोबारा एक्सपेरिमेंट में पता है क्या हुआ, दे फाउंड ए न्यू पार्टिकल, दे फाउंड ए न्यू पार्टिकल, एंड दैट न्यू पार्टिकल इज नोन एज पेंटाक्वार्क। एंड एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, देखो कुछ लोग इसको डू एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा होता है डू एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक्चुअल में ये डी नोट है, D0, ठीक है। अगर आप डू एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, डी नोट या D0 पढ़ रहे हो तब भी एक ही बात है। तो इन्होंने क्या है, सर्न ने ये किया एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने क्या है, इन्होंने एक नए पार्टिकल की खोज कर दी, उस पार्टिकल का नाम क्या दिया, पेंटाक्वार्क, यानी ऐसा पार्टिकल जिसमें क्या है, 5 क्वार्क्स, जिसमें क्या है, 5 क्वार्क्स, ठीक है। तो साइंस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अब बात ये होती है, अब मेरे पास 2-3 मटेरियल और हैं, जैसे मेरे पास डाई बैरियंस भी है, मेरे पास क्या है, डाई बैरियंस भी है। डाई बैरियंस कैसे, बैरियन मेरे क्या होंगे, 3 होंगे, अप अप डाउन डाउन डाउन, ऐसे भी होते हैं। लेकिन ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनके एग्जिस्ट मतलब 2 बैरियन, एक बैरियन में कितने, मीजोन में कितने, 2, बैरियन में कितने, 3, टेट्रा में कितने, 4, पेंटा में कितने, 5। अच्छा ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, मैंने टेट्रा का बताया, कैसे टेट्रा किसका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट X5568। उसके बाद में सर्न लैब ने कौन सी लैब थी, सॉरी फर्मी लैब थी, एंड देन व्हाट दे हैड डन, यूएसए ने किया, यूएसए ने सर्न लैब ने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, पहले फेल हो गया, उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, डी नोट का एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने किसकी खोज की,
पेंटाकॉक्स की खोज कर दी, ओके वेरी गुड। देन उन्होंने क्या किया, देन मेरे पास डाई बैरियंस भी आते हैं। व्हाट इज डाई बैरियंस? ऐसे पार्टिकल जो किससे, जो तीन कोऑक्स के कॉम्बिनेशन से बने हो। तीन कोऑक्स मेरे क्या होंगे, मीजो सॉरी बैरियंस। दो बैरियंस जब मेरे साथ मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डाई बैरियंस। क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? आंसर इज नो। ये कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या रहता है, देखो अब एक बात सुनो, तुम लोगों ने बचपन में क्लास 6 में ये कोई मना नहीं कर सकता, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो एक रिएक्शन देखी होगी। याद है इसका नाम, क्या नाम बोलते इसको, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ा था, बच्चा ऑक्सीजन, उसमें वही लिखा बच्चा ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या है कि मेरे क्या है, ऑक्सीजन के साथ में नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन हाँ वो ओजोन बनाएगा, और ओजोन से सडनली क्या बन जाएगा दोबारा से, ऑक्सीजन एंड नेसेंट, और ये रिएक्शन चलती रहेगी। ऑक्सीजन ओजोन बना, ऑक्सीजन नेसेंट, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बना, ओजोन बना, चलता रहेगा। ऐसे ही डाई बैरियंस का है। डाई बैरियंस बहुत कम टाइम के लिए क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या करेंगे, वो बनेंगे फिर से टूट जाएंगे, बनेंगे टूट जाएंगे, बनेंगे टूट जाएंगे, बनेंगे टूट जाएंगे। ठीक है, तो यस डाई बैरियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे क्या होता है, कुछ होगा एंड दे विल ब्रेक। किसमें ब्रेक हो जाएंगे, बैरियन में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज सुनो, होता क्या है कि मेरे क्वार्क, अगर मैं किसी क्वार्क का मास पता करूं कि कितना मास है, तो मेरा क्वार्क हमेशा क्या करता है, उसमें 1/2 प्रोटॉन जितना क्या होता है, सॉरी 1/3 प्रोटॉन जितना क्या होता है, मास होता है। एक क्वार्क में कितना मास होगा, 1/3 जितना प्रोटॉन में होगा उतना ही। ठीक है, तो यानी अगर मेरे 3 क्वार्क्स मिल जाएंगे, क्या है, मेरे 3 क्वार्क्स मिल जाएंगे, तो उनका मास कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन। और ये बात हमेशा ध्यान होती है कि जब मेरे 2 अप मिलते हैं और 1 डाउन मिलता है, दे विल फॉर्म ए प्रोटॉन। और जब मेरे 2 डाउन मिलेंगे तो 1 अप मिलेगा, मेरे पास क्या होगा, न्यूट्रॉन। क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन बनाएंगे। अब ये पता कैसे लगा, पता कैसे लगा, साइंटिस्ट ने कोई एटम उठाया, साइंटिस्ट ने क्या उठाया, एक एटम उठाया। ठीक है, एटम उठाया, उसका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने न्यूक्लियस को और खोल के देखा अंदर से, जब इन्होंने न्यूक्लियस को खोल के देखा, व्हाट विल हैपन, इसके अंदर क्या मिले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्होंने प्रोटॉन को तोड़ा, प्रोटॉन को उठाया कि प्रोटॉन आ इधर, एंड जब प्रोटॉन को तोड़ा तो इनको क्या मिला, 2 तो अप मिले और 1 डाउन। और जैसे इन्होंने क्या है, न्यूट्रॉन को उठाया और न्यूट्रॉन को तोड़ के देखा तो इनको क्या मिले, 2 डाउन और 1 अप। यानी मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, बैरियन फैमिली का पार्ट है। कौन सी फैमिली का पार्ट है, बैरियन फैमिली का पार्ट। ये बात ध्यान रखना है, यूपीएससी ने ये चीज नहीं पूछी अब तक, मे भी कल को वो पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेसोन फैमिली का पार्ट है, तो आंसर स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। क्योंकि मेसोन फैमिली में कितने पार्टिकल क्वार्क्स होते हैं, 2, बैरियन में कितने होंगे, 3। तो यानी मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस फैमिली का हिस्सा है, बैरियन फैमिली का हिस्सा। किस फैमिली का हिस्सा है, बैरियन फैमिली का हिस्सा। ठीक है, तोड़ा इन्होंने, ये मिला। अब इन्होंने क्या है, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी उठाया, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा, और इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा इनको, इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा इनको, क्या 2, क्या है, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अच्छा, और क्या मिलेगा, भाई इलेक्ट्रॉन अपने आप में लेप्टोन है। बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल स्टार्ट होते तब 2 भागों, स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ फिजिक्स स्टार्ट हुआ 2 भागों में बटा था। पहला भाग कौन सा,
क्वार्क, दूसरा लेप्टोन। और 6 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने कौन से थे? 6 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल कहां रखे थे? क्वार्क में। और 6 कहां रखे थे? और उनमें से लेप्टॉन्स में से कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज, म्यून, म्यून न्यूट्रिनोज, टाउ, टाउ न्यूट्रिनोज। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। और अगर वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल तो कैसे टूटेगा? क्योंकि जब बिग बैंग हुआ तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे? उत्पन्न हुए थे। स्टार्टिंग में जो पार्टिकल्स बने थे उन्हीं पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया है? उन्हीं कणों को क्या नाम दिया है? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। और उन्हीं को हम अलग अलग कैटेगराइज करके तोड़ के देख रहे हैं। और में क्या कैटेगरी? एक फैमिली को क्या बनाया? क्वार्क बनाया, दूसरी फैमिली को लेप्टोन बनाया। तो यानी मेरे पास इलेक्ट्रॉन पहले आ गया था। एटम बनने के लिए क्या है? क्वार्क्स मिले। कितने? कौन से वाले क्वार्क्स मिले? अप और डाउन। 2 अप मिले, 1 डाउन मिला, तब क्या बना? प्रोटॉन। 2 डाउन मिले और 1 अप मिला, तब क्या बना? ठीक है, अच्छा, तब क्लियर है। साइंटिस्ट ने एक बात और नोटिस की, उन्होंने एक बात नोटिस की कि जब साइंटिस्ट अप का चार्ज देख रहे हैं कि भाई अप में कितना चार्ज है, चार्ज समझते हो? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि अप में हमेशा प्लस का 2/3 चार्ज रहता है। एंड डाउन में क्या है? जब उन्होंने डाउन चेक किया तो इसका क्या है? नेगेटिव 1/3। और अप का मास कितना है? हर एक क्वार्क का मास कितना है? 1/3 ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। यानी अगर मैं क्या कहूं, मैं तीन चाम को एक जगह पे रख दूं तो कितना वो वेट हो जाएगा उनका? 1 प्रोटॉन के बराबर का मास हो जाएगा उनका, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है? मेरे पास प्रोटॉन है। मेरे पास क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन मेरे पास क्या है? 2 तो अप है और 1 डाउन। अप का चार्ज कितना है? +2/3। डाउन का चार्ज कितना है? -1/3। क्या है मेरे पास? 4/3 -1/3। 3 4 - 1 3/3 1। और प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है? +1। ये हमें कहां से पता लगता है? ये हमें कहां से प्रूव हुआ? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, अप और डाउन ने दिया हमें। और जब मैं किसकी बात करता हूं? जब मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1 तो अप होता है और 2 डाउन होंगे। अप का चार्ज कितना है? +2/3। और डाउन का कितना है? -1/3। 2/3 सॉरी -2/3 -2 - 2/3 = 0/3। कितना हो गया? 0। तो न्यूट्रॉन क्या है? कोई चार्ज ही नहीं होता, कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। अब देखो मेरे पास कोई एटम, मेरे पास कोई भी मूल एटम है। हर एक चीज एटम से बनी है। आपके अंदर भी एटम, मेरे अंदर भी एटम, ठीक है। आपकी वाटर बोतल के अंदर एटम, वॉच के एटम, प्लास्टिक सॉरी वुड के अंदर मेटल, सॉरी वुड के अंदर मेटल नहीं, एटम, ठीक है। और हर एक एटम में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाहर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हर एक चीज में अगर एटम है तभी, और प्रोटोनियम में क्या है? अप है और डाउन। और एक चीज और है, न्यूट्रिनोज। अगर मैं बात कहूं धरती की, तो पूरी धरती पे 99%, लगभग 99% चीजें किससे बनी है? पूरी अर्थ पे 99% चीजें किससे बनी है? अप, डाउन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनोज। 4 चीजों से पूरी धरती कंप्लीट है। आप किसी भी चीज को उठा के देख लो, हर एक चीज में आपको क्या मिलेगा? आपको इलेक्ट्रॉन अप मिलेगा, आपको डाउन मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रिनोज। अगर ये 4 चीजें कहीं भी आप कुछ भी देख लो, कुछ भी चीज उठा के, हर एक चीज में आपको क्या? पूरी पृथ्वी पे लगभग 99% मटेरियल्स में आपको क्या मिलेंगे? अप, डाउन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनोज, ठीक है। ये पता लग गया कैसे चार्ज होता है, कैसे क्या होता है। ये क्लियर है? क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स पढ़ा है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स क्या है? हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, यही एक नहीं है। हमने क्या किया है? बिग बैंग के टाइम पे कुछ पार्टिकल्स निकल गए थे
और हमने उनकी पढ़ाई करने के लिए क्या है, सब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग, जैसे कभी रदरफोर्ड आए थे, केमिस्ट्री पढ़ा था ना बचपन में, तो उन्होंने अलग मॉडल लिया, उन्होंने अलग मॉडल लिया, जो सबसे बेस्ट चला मॉडल वो हमने रख लिया। ठीक है, सब लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे मॉडल है, लेकिन सबसे स्टीक मॉडल जो हम तक पढ़ते हैं, जो बेस्ट मॉडल है, दैट इज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। और उसने क्या किया है, उसने दो हिस्सों में बांटा है, किसको, मास कैरियर्स वालों को एंड दूसरे फोर्स कैरियर। जब हम मास कैरियर्स वालों की बात करते हैं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास दो है टाइप के हैं, दो फैमिली, एक तो क्वार्क्स फैमिली, दूसरी लेप्टॉन्स फैमिली। क्वार्क्स में मेरे पास क्या है, 6 पर बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल कौन से, तो अप डाउन टॉप बॉटम चार्म स्ट्रिंग। ठीक है, सेम ऐसे ही। और इनको जब मैं क्वार्क्स को जोड़ता हूं तो क्वार्क्स में मेरे क्या है, और कैटेगराइजेशन है, मेरे पास क्या है, मीजोन है। ऐसी फैमिली जिनमें क्या है, दो क्वार्क्स हैं, दो क्वार्क्स मिलकर कोई बनाएंगे, कुछ भी पार्टिकल बना रहे हैं, कुछ भी पार्टिकल बना रहे हैं, दैट पार्टिकल इज नोन एज मीजोन फैमिली। 3 है तो क्या है, बैरियन। 4 है तो टेट्रा क्वार्क्स। 5 है तो पेंटा क्वार्क्स। और मतलब दो मीजोन बन रहे हैं, दो बैरियन मिलके बना रहे हैं कुछ, या फिर कुछ टूट के कोई चीज दो बैरियन दे रही है, तो मेरे पास क्या है, डाई बैरियन। ऐसे मेरे पास क्या है, लेप्टॉन्स है, लेप्टॉन्स की फैमिली। लेप्टॉन्स फैमिली में कितने बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, 6 बेसिक फंडामेंटल। कौन से, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस, म्यूऑन न्यूट्रिनोस, टाउ न्यूट्रिनोस। ठीक है, ये मेरे पास क्लासिफिकेशन, ये मेरे पास क्या है, क्लासिफिकेशन। यहां तक पहला पार्ट क्लियर हो गया, मास कैरियर वाला। इतना ही है हमारा काम का। ठीक है, तुम चाहो तो, अगर तुम्हें चाहो कि आज हमें नोबेल प्राइज मिल सकता है, तो सबसे बढ़िया फील्ड है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोप है, सबसे बढ़िया स्कोप है पार्टिकल फिजिक्स का। पर हमारे हाँ, रिसर्च करने के लिए, नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल प्राइज अगर तुम्हें चाहिए कि मुझे, देखो पीएचडी तुम्हें लाइसेंस देती है एक्सपेरिमेंट करने का। तुम सोचते हो ना पीएचडी बहुत कुछ है, दैट इज नथिंग। देखो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि पढ़ना बुरी बात है, ये बुरी बात। ठीक है, एक तो ये बकवास बहुत की होगी बहुत लोगों ने कि अ वन पेपर ऑफ पीस कांट डिफाइन माय फ्यूचर। ठीक है, इस बहम में मत पड़ना। ठीक है, दैट शिटी पेपर विल डिसाइड एवरीथिंग। ठीक है, तुम्हें बहकाने के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, अरे ये, हाँ ये बात अलग है कि तुम्हें बस उसी पे डिपेंड नहीं रहना है, उसी पीस ऑफ पेपर पे डिपेंड नहीं रहना है। देयर इज सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, यू हैव एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग। देखो पढ़ाई का काम क्या है, पढ़ाई का काम क्या है, क्या काम पढ़ाई का, रीना क्या काम है, क्यों करनी चाहिए पढ़ाई, 1 मिनट, क्यों करनी चाहिए पढ़ाई, नहीं कोई दो बता दो, बहुत हो छोड़ो, कोई दो बता दो। नहीं नहीं करना है, नहीं। हाँ, आरती क्यों करनी चाहिए पढ़ाई, कोई दो चीजें बता दो कि हाँ सर इसलिए करनी चाहिए, या फिर तुम एक ही बता दो कि सर ये सबसे बेस्ट आंसर है मेरा। उन्होंने बोला था कि बहुत सारी हैं, तो कोई मतलब बताओ, आपका अपना अपना हो सकता है कि सर मेरा तो एक ही मकसद है पढ़ाई का, क्यों करनी चाहिए पढ़ाई, नॉलेज होती है, इसलिए नॉलेज के लिए। अच्छा, मतलब मुझे पढ़ाई काम करनी है कि मैं नौकरी लगूं या फिर मैं अपना कोई काम धंधा स्टार्ट। ओके, हाँ क्यों करनी है पढ़ाई, शशांक क्यों करनी पढ़ाई, कोई ऐसा जिसको लगता है कि सर मेरा मूड नहीं था, घर वालों ने भेज दिया तो मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले जबरदस्ती भेजा था अब मजा आ रहा है, ऐसा कोई है। दूसरी कैटेगरी की पहले हाँ, कि पहले जबरदस्ती भेजा था घर वालों ने मार पीट के, पर अब सर लगते लगते मजा आने लग गया है। क्यों पढ़ना चाहिए, अच्छी जिंदगी जिसकी, तुम्हारी जिंदगी में टेंशन नहीं है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, उसके लिए पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा पंगा पता है क्या है, सबसे बड़ा पंगा यही कर दिया कि हमें पढ़ाई करके या तो नौकरी लगनी है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे अच्छी जिंदगी जीनी। पढ़ाई का कभी मकसद ही नहीं था। और अगर तुम सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि तुम्हारा कुछ भला हो जाए, तो तुम प्रेशर में आके पढ़ाई कर रहे हो, और उसके हाई चांसेस हैं कि 99% तुम फेल हो जाओ। तो पढ़ाई का कभी ये मतलब था ही नहीं, क्योंकि है क्या, किसी ने बताया नहीं हमें। 12th तक मतलब 10th तक इसलिए थे, 11th में आगे बोल दिया कि अरे ये कर ले, 12th के बाद मजे मजे कॉलेज में चला जाएगा। तो ठीक है, जैसे कॉलेज में आगे फिर लोगों ने बोला कि, लोगों ने क्या, पेरेंट्स ने बोला, उन्होंने बोला कि अरे कोई बात नहीं अब नौकरी लग जा।
तब जिंदगी सेट हो जाएगी। हुई क्या सेट? आए मजे कॉलेज में? क्या हो गया? मिशन इंडिया हो गया मजा। तो पढ़ाई का काम कभी भी नौकरी लगना नहीं है। पढ़ाई का काम सिर्फ इतना है, वो आपको दो चीजें देता है। एक तो समझदारी, मतलब बहुत सारे तरीके हैं समझदारी डेवलप करने के। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कभी नहीं पढ़े थे लेकिन बहुत समझदार है। बहुत सारे लोग हैं कभी नहीं पढ़े लेकिन समझदारी का लेवल देखो। कबीर दास को देख लो, कभी स्कूल नहीं गए लेकिन उन्होंने 2 लाइन में सारी चीजों का समझा दिया। लोग आज तक बैठ बैठ के अलग अलग मतलब निकाल रहे बातों का। नहीं पढ़ाई की, आप किसी तरह का सोच लो। वो 2 लाइनर वाले आदमी हैं, उन्होंने 2 लाइनें बता दिया, सारा समझदारी है। पढ़ाई क्या करती है? आपको समझदारी डेवलप करेगी। पढ़ाई सबसे आसान तरीका है समझदारी डेवलप करने का। बहुत सारे तरीके। आप धोखे खाते हो जिंदगी में तब भी आपकी समझदारी डेवलप हो जाएगी, लेकिन वो खास तरीका है। मतलब समझदारी कब डेवलप करें? बहुत सारे तरीके। और एक चीज ये है कि इंसान को समझदार होना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज ये है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई आपको अवेकन करती है। अगर पढ़ाई आपको इनलाइटमेंट नहीं दे रही है या फिर आपको अवेकन नहीं कर रही है, आपको अंदर चेतना या फिर मतलब क्या बोलो उसको, आपको मतलब आपको वो नहीं कर रही है, डेवलप नहीं कर रही है अंदर से, तो नहीं पढ़ रहे हो आप। फिर आप बस धक्का देने के लिए पढ़ रहे हो। फिर मत पढ़ो, सीरियसली बात है, फिर मत पढ़ो। क्योंकि बहुत साल पढ़ लिए ना, 15 साल तो पढ़ ही लिए। सब लोग कितना साल पढ़े? 15 साल पढ़े एटलीस्ट। कोई ऐसे भी होंगे जो 16 साल पढ़े होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 17 साल ही पढ़े हैं। मास्टर्स होगी 17 साल, बीटेक वाले 16 साल। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पीएचडी में है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गैप दे दिया बीच में 3 साल का। 3 साल की कोचिंग के 3 साल क्या है, कोचिंग की तैयारी की, बैक कुछ भी एग्जाम की, कम्पिटेटिव एग्जाम की, उसके बाद फिर मास्टर्स कर ली। तो 20-20 साल भी लोग पढ़े हैं। तो इतना पढ़ लेना बहुत होता है ना। 20 साल अगर आपने किसी काम को दिए हैं तो समस्या क्या है? समस्या यही है कि तुमने ढंग से नहीं पढ़ा है, तुम्हें पता नहीं कि किस लिए पढ़ना है। और जो तुम्हारे पेरेंट्स ये बात बोलते हैं ना, सबके पेरेंट्स जो बहुत ज्यादातर ये बात बोलते हैं कि अरे इसकी तैयारी कर रहे तो बाकी निकल ही जाएंगे, ठीक है। और फिर तुम चिल्ला के बोलते हो तुम्हें क्या पता निकल जाएंगे, ये ऐसे थोड़े ना होता है, पापा मम्मी आपको पता नहीं है। एक तो हम इतना मर रहे हैं, ऊपर से इन लोगों के भाषण खत्म नहीं होते। कि उन्हें पता है, उन्हें इस बात का पता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपकी समझदारी डेवलप होगी। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपकी समझदारी डेवलप होगी, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्या हो जाएगा, मेरा पेपर क्लियर हो जाए। और ये गलती आपकी भी नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है। पूरे साल 4 सेमेस्टर, पूरे सेमेस्टर में प्रोफेसर ने कभी आगे नहीं देखा या स्कूल में नहीं आगे देखा। स्कूल में जब थे तो उन्होंने क्या किया कि ये वाले आएंगे, क्योंकि जो मैथ पढ़ा रहा है उसको पता है भाई, मैथ के मैंने ऐसे धुरंधर देखे हैं, आरडी शर्मा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन लेके जाओ, सर ये बताना, ये भी नहीं आता नालायक। बुक खोल के देख, इस तरफ लिखा होगा इस साइड में, पेज नंबर 158 पे, उन्होंने वही पढ़ी है, 10 साल से पढ़ा रहे, याद आप 10 साल से पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी बुक। उनको पता है कि 60 क्वेश्चन करा दो, 30 आने, खत्म कहानी। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि सिर्फ पढ़ना इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि पास हो जाए, और कॉम्पिटिटिव ऐसा एग्जाम है नहीं, वो आपकी समझदारी पे बात करता है। इसलिए 99% लोग फेल हो जा रहे हैं, इसलिए सबकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समझदारी बहुत बढ़िया है, उनको देख, उनके साथ क्या रहा है, उनका ये भी निकल गया, उनका बाकी सब भी निकल गया, उनका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी निकल गया, उनका सिडबी भी निकल गया, उनका यूपीएससी भी निकल गया, वो आईएफएस भी लग गए, पहले आईपीएस थे अब की बार आईएएस बन गए, ठीक है। उसके बाद छोड़ के अपना स्टार्टअप कंपनी खोल ली, वो भी हो गया। क्यों? एक ही आप, उसने क्या कर लिया भाई अलग। फिर हम लोग ये कहते, कह रहे भैया भगवान का वो है यार, ठीक, भगवान की देन है, बस उसने क्या कर दिया, आशीर्वाद दे रखा था, हो गया, हमारी किस्मत खराब है। ये मत करना, किस्मत खराब नहीं है, तुम नालायक हो। हंसने की बात सबसे ज्यादा सोचने वाली। तो इसलिए मत पढ़ो कि क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। समझ में है? समझ में है? इसलिए पढ़ना है कि समझदारी डेवलप हो, क्योंकि अगर वो डेवलप होगी ना फिर बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों को लाइक से सांग, जिन लोगों को पहले मजबूरी में पढ़ रहे थे अब मजा आ रहा है, तो फिर तो बस जिनको जो काम करने में मजा आने लग गया फिर वो सही है। अब फॉर एग्जाम्पल शराबी क्या देख लो ना, शराबी क्या करता है, तुम छुड़वा के देख लो शराब उससे,
नहीं छोड़ेगा। फैमिली फैमिली को छोड़ देगा, अपनी बीवी को पीट रहा है, बच्चों के खाने की परवाह नहीं है, लेकिन शाम को दारू चाहिए उसको। क्यों? मजा आ रहा है। ऑफ कोर्स, यही तो कंसेप्ट है ना। और यही तुम्हें पढ़ने में मजा आने लग जाए फिर क्या हो। बचपन में था, बचपन में कितने लोग हैं जो खेले हैं, मुझे अब इनका 2002 के बाद के पैदा हुआ का नहीं पता है, इनके साइज में पता नहीं, बेचारे सब बहुत गड़बड़ हो गई। ठीक है, 2002 से जो पहले पैदा हुए हैं उनके साथ ठीक था, वो बाहर खेल रहे थे एटलीस्ट। खेलते खेलते रात हो गई, खेले आप लोग भी, बहुत अच्छी बात है, खेलें तो। खेलते खेलते रात हो गई, पता नहीं लगा। और आज पढ़ने बैठ जाओ, 4 बार घड़ी देखेंगे, अरे यार अभी तो एक आधा घंटा पढ़ने बैठे थे, 10 ही मिनट हुए हैं। क्यों? मजा नहीं आ रहा है। खेले मजा आ रहा था। अब एक और चीज है, फिर बात सवाल ये उठता है कि बात अधूरी नहीं करता, अभी फिनिश कर देता 2 मिनट में। पढ़ाई में मजा कैसे आएगा? तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने चीटिंग की खेलते हुए? सबने की होगी, लगभग सबने की होगी। ठीक है, क्यों की थी? क्योंकि तुम्हें रूल्स पता था, इसलिए तुमने रूल्स बैंड कर दिए, इसलिए नहीं कि मजा आ रहा था, नहीं, वो गलत बात है। हर एक चीज मजे के लिए नहीं की जाती, हर एक में जवाब देने लगे सर मजा नहीं, क्योंकि तुम्हें रूल्स पता था, दैट्स व्हाई यू बैंड इट, दैट्स व्हाई यू बैंड इट। इफ यू डिडंट नो द रूल्स देन हाउ कुड यू बैंड इट? पॉसिबल ही नहीं था। तो क्या करना है? पढ़ाई के भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। पहला सबसे बेसिक रूल क्या है कि आपको छोटी छोटी किताबें सारी आनी चाहिए। और सबसे छोटी किताब कौन सी है?
माइक्रोस्कोपिक लेवल सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में ये नैनो स्केल पे राउंड देखो, नैनो स्केल की बात नहीं है, मुझे इतना तो ध्यान है कि जो मेरे डाई बैरियंस है वो मेरे 10 की पावर माइनस 22 से लेके मतलब 10 की पावर -26 सेकंड तक है। यानी इतने टाइम तक एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद में टूट जाए। तो टाइम पीरियड है वो मैं दोबारा चेक करके बता दूंगा कि माइक्रो स्केल पे कितना साइज है। पर ये है कि सब एटॉमिक, जब अगर नॉर्मल अगर लिखना हो, अगर एग्जैक्टली याद नहीं हो तो आप क्या लिख सकते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक में मेरे प्रोटॉन आते हैं, मेरे न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। तुम ये कह सकते हो सब न्यूक्लियर पार्टिकल क्या कहते हो, सब न्यूक्लियर पार्टिकल। इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या होंगे, अप और डाउन दोनों की बात हो जाए। एटम के अंदर सब एटॉमिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और सब न्यूक्लियर पार्टिकल अप एंड डाउन। तो अगर एग्जैक्टली नहीं याद है तो आप ये टर्म लिख सकते हो, सब न्यूक्लियर पार्टिकल, ठीक है। बाकी वो एग्जैक्ट फिगर मैं चेक करके बता दूंगा आपको। फोर्स कैरियर वाले हिंदी मीडियम वालों, बलवाहक कण, बलवाहक कण, ठीक है। अब मेरे पास दुनिया में 4 तरह के फोर्स होते हैं। कौन से फोर्स होते हैं? 4 फोर्स होते हैं। अगर कोई दुनिया में देखे तो मेरे पास पहला फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ठीक है। अधिक नाभिकीय बल, ठीक है। दूसरा है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तीसरा मेरे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर, कमजोर नाभिकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल। एंड लास्ट में मेरे पास में है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, यूपीएससी ने एक बार पूछा था ये सवाल कि कौन सा बल सबसे ज्यादा तेज होता है, ये 3 एक्सप्लेन दिए थे, प्रीलिम्स में पूछा था कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, और जो ये सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सबसे तेज, उससे कम कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर मेरे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कम क्या मेरे पास, वो बल देखो जो पूरे ब्रह्मांड को घुमा रहा है, पूरे सोलर सिस्टम को घुमा रहा है, जो मुझे हवा में नहीं उड़ने दे रहा है। और वो कैसा बल है, दुनिया का सबसे कमजोर बल है, दुनिया का सबसे कमजोर बल, ठीक है। एक बार यहाँ आ जाओ, मेरे पास फोटोन है, जेड बोसोन, डब्ल्यू प्लस बोसोन, डब्ल्यू माइनस बोसोन एंड डी, एंड मेरे पास एक है हिग्स बोसोन। अगर मैं देखता हूं, अगर मैं बात करता हूं मेरे कौन से फोर्स कैरियर पार्टिकल्स, मेरे पास कौन से हैं, मेरे पास ग्लूऑन, जिसको मैं डिनोट करता हूं जी से, ग्रेविटी होगी ग्लू। मेरे पास बोसोन है, मेरे पास क्या है, बोसोन, बोसोन मेरे पास क्या है, बोसोन मेरे पास 3 तरह के हैं। एक तो मेरे पास क्या है, जेड नोट बोसोन, जिसको मैं जेड बोसोन ही बोलता हूं, ठीक है। एक मेरे पास है डब्ल्यू प्लस बोसोन, एंड एक मेरे पास है डब्ल्यू नेगेटिव
बोसॉन। एंड तीसरा मेरे पास है फोटोन, फोटोन, और एक मेरे पास में है हिग्स बोसॉन, हिग्स boson, that is H, and this is also known as gold particle. This is the experiment that happened in the Large Hadron Collider in the year of 2012, और that's why बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को स्कूल से उठा ले, मतलब पेरेंट्स से वापस बुला लेते कि जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस दिन क्या न्यूज़ आई कि पूरी धरती खत्म हो गई। बिकॉज व्हाट वी डिड इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, हमने बिग बैंग का रेप्लिका किया था। कैसे किया था, क्या किया था, सिंक्रोट्रॉन साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे, बट अभी आइडिया रखें, ठीक है। किसके लिए, कोई बात नहीं। अब देखो वापस आ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फॉर्स मेरा कहां एग्जिस्ट करता है। अब हमने बचपन देखो, अब पहले हमने बचपन से एक बात पढ़ी, क्या बात पढ़ी है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। और क्लासिकल एग्जांपल 50 लाख मतलब 22 लाख की थार जा रही है, ठीक है, बेवकूफ सा लड़का चला के जा रहा है जिसको कोई मतलब नहीं है, दो लड़कियां उधर से जा रही थी, पूरा फ्लाईओवर क्रॉस करके अपोजिट चार्ज। सर इस हिसाब से तो फिर कभी कोई लड़का अच्छा घूम रहा था तो लड़कियों को भी जाना चाहिए था, तब क्या बोला, देयर इज अनदर फंडा, हाई एनर्जी लेवल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम वुमेन आर पावरफुल। जब वुमेन पावरफुल है तो व्हाट दे डिड, उनके पास ज्यादा एनर्जी है तो सारे लो एनर्जी वालों को अपनी तरफ, दूसरी कौम के लोग तो बच गए जो मेरी कैटेगरी में। गिरीश लास्ट चांस है, बाहर भगा दूंगा, सीरियसली कह रहा हूं, नहीं करना, ठीक है। तो जब ये कंसेप्ट है, पर एक बात सोचो, नहीं, बात ऐसी है, मेरे पास क्या है, कोई एक पार्टिकल है जिसका नंबर क्या है 21 या 14, नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, नाइट्रोजन ले लो। तो अगर मेरे पास उसका 14 है तो क्या है, मेरे पास प्रोटॉन है, मेरे पास न्यूट्रॉन है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, 21 ही प्रोटॉन है, 21 ही न्यूट्रॉन है और 21 ही इलेक्ट्रॉन। यानी मेरे पास अगर मैं इसको बड़ा करता हूं, तो व्हाट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सब पे कैसा चार्ज है, होना क्या चाहिए था, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट सेम चार्ज क्या करेंगे दूसरे को। न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए था, ये अब तो मैंने 21 का एग्जांपल लिया है, 238 भी है, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, बहुत सारे सब्सटेंस जिनमें क्या है, अंदर प्रोटॉन कितने हैं 235 है, अंदर कितने हैं 100 भी है, किसी में 80 भी है, रुबिडियम, नियोन, चलो यूरेनियम का मान लिया ब्रेक हो जाएगा, उसका देख लो, जीनोन का देख लो, ब्रेक ही नहीं होता है, लेस रिएक्टिव। क्या है कि सेम चार्जेस भी क्या है, एक ही जगह पे कंजेस्टेड है, एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे, कुछ तो फोर्स है जो इनको क्या है, इनको सबको बांध के रख रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ बाइंडिंग फोर्स। क्या है इनके बीच में, कैसा है, कोई ना कोई बाइंडिंग फोर्स है जो इनको क्या है, सेम चार्ज होने की वजह से सबको क्या है एक जगह पे
बांध के रख रहा है, कहाँ पे, न्यूक्लियस। और यही फोर्स क्या कहलाता है, ये फोर्स क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। कि सेम चार्ज है, होना क्या चाहिए कंडीशन में, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इनको छोड़ के बाहर जाना चाहिए, एक दूसरे को रिपेल कर देना चाहिए। चुंबक में है ना, एक दूसरे रिपेल कर देता है सेम पार्ट को रखने को, सेम चार्ज को रिपेल कर देना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल फंडा है। लेकिन क्या हो रहा है, सबको बाइंड करके रखा, बाइंडिंग फोर्स, दैट बाइंडिंग फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। और इसके लिए जो पार्टिकल रिस्पांसिबल है, दैट पार्टिकल इज ग्लूओन। कौन सा पार्टिकल रिस्पांसिबल है, कौन सा पार्टिकल रिस्पांसिबल है। अब देखो, अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे पार्टिकल जिनका साइज बहुत बड़ा है, जैसे यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम में क्या है, यूरेनियम में मेरे पास प्रोटॉन है कितने, 235 प्रोटॉन। अगर मैं यूरेनियम 235 की बात करता हूं, वैसे 233 भी होता है, 238 भी होता है, सबसे मैं 235 की बात कर रहा हूं, तो 235 प्रोटॉन है और 235 ही क्या है मेरे पास, न्यूट्रॉन। इस पे मैं क्या करता हूं, एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन की क्या करूंगा, बम्बार्डमेंट करता हूं, एक न्यूट्रॉन को मारूंगा टप से, और सारा का सारा क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर टूट जाता है, मुझे बैरियम दे देगा, दैट इज माय न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन, नाभिक ये विघटन। ऐसे ही तो होता है, ट्रिपल यूनियन का बड़ा पार्टिकल था, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या है, सब लोग चिपके रहने थे। लेकिन एक ही न्यूट्रॉन ने क्या कर दिया, एक ही न्यूट्रॉन ने फेंक के मारा किस पे, यूरेनियम 235 पे, पूरा पूरा यूरेनियम टूट गया। तो फोर्स भी कैसा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा फोर्स भी जो एग्जिस्ट करता है उसको मैं बोलूंगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसके लिए मेरे लिए रिस्पांसिबल है बोसॉन्स। कौन रिस्पांसिबल है, कौन से जेड नॉट बोसॉन, W प्लस बोसॉन और W नेगेटिव बोसॉन, तीन वाले रिस्पांसिबल। और ये मुझे क्या देंगे, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलेगा। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं सब में मुझे क्या देखने को मिलेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट आएगा, वहां पे मुझे बाइंडिंग फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तीसरा मेरे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय फोर्स। हर एक जगह पे अर्थ का अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज ड्यू टू द फोटोन, दैट इज ड्यू टू द फोटोन, ठीक है। मेरे पास कौन से थे, ग्लूओन, फोटोन, बोसोन में तीन थे, जेड बोसोन, जेड माइनस नेगेटिव बोसोन, जेड पॉजिटिव, जेड नॉट बोसोन, जेड डब्ल्यू, जेड नॉट बोसोन, डब्ल्यू प्लस बोसोन, डब्ल्यू नेगेटिव बोसोन, ठीक है। मेरे पास एक फोटोन था, ठीक है। अब एक बार मेरे पास 6 बोसोन, 6 बोसोन मेरे पास अलग है। अब एक मेरे पास लास्ट मेरे पास फोर्स है, दैट इज माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स। और इसके लिए मेरे पास जो रिस्पांसिबल है, दैट इज ग्रेविटो। यस, ग्रेविटास है, ग्रेविटास, ग्रेविटास। मुझे ग्रेविटो दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ग्रेविटास है, ग्रेविटो। ग्रेविटास शायद वो था ना जो उनको वो मिला था मैक्सिको में, क्योंकि एक मम्मी मिली थी बहुत साल पहले, मतलब पिछले साल पहले, कोरोना के 10 साल, पिछले 2023 की बात है, 3 साल पहले। एक तो साल बहुत जल्दी जा रहा है कोरोना के बाद, कुछ दिन पहले की बात लगती है। उन्होंने क्या किया था, दे विल फाइंड है एलियन बॉडी, ठीक है। तो वो जो चेंज था वो भी ग्रेविटास के नाम से।
ग्रेड टास्क लिख लो गाइस। ग्रेड टास्क। अब देखो, अगर मैं इनको कैटेगराइज करता हूं, तो अगर मैं क्या करूं, इसको 1 मान रहा हूं, अगर इसकी वैल्यू 1 है, तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास 0.003 और यहाँ पे मेरे पास 0.002 4 5 6 और यहाँ पे आएगा 10 की पावर माइनस। अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, और मैं कंपेयर करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, तो दैट इज इक्वल टू 1 के किसके बराबर, 0.00, यानी कितना कम, ठीक है। और ये कितना होगा, ये 6 होगा, ये कितना। कई बार आपसे एक एक्सपेरिमेंट में ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक जगह पे आपको ये मिलेगा, आपकी बुक में मिलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कंपेयर करता हूँ इसको ग्रेविटेशन फोर्स, तो मेरा ग्रेविटेशन फोर्स 1 होगा, और ये क्या है, इसकी वैल्यू जब जाएगी तो 10⁻40 होगी। 10⁻40 टाइप्स में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स मिलेगा, तब एक यूनिट ऑफ क्या मिलेगा मुझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ऐसे जब मैं देखता हूं तो अगर मेरा वो 1 यूनिट है, ठीक है, तो उसके बराबर मेरा क्रैक कितना कम होगा, 10⁻⁻, ठीक है। तो हाँ, ये वाला मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे कंपेयर करना है कि एक यूनिट मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ले लिया है, तो उसके इक्वल मुझे 10⁻⁻40 यूनिट क्या लेना पड़ेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लेना पड़ेगा। 40 यूनिट क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने क्या ले लिया है, अब ये है मेरे पास 100 न्यूटन फोर्स, वो मैंने लिया 1 यूनिट, जब मैं उसको इक्वल करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इक्वल करूंगा, तो 10⁻³ और जब मैं इसको इक्वल करूंगा वीक न्यूक्लियर फोर्स के, तो मुझे क्या बना पड़ेगा, 10⁻⁶ यूनिट। और इसके लिए मुझे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे मुझे क्या है, 10⁻38। भाई ऐसे समझो, एक टाइल है, एक टाइल है, मैं बता देता हूँ, नहीं समझो, एक टाइल है, अगर एक टाइल मेरी क्या है, इस एरिया में पूरा इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो मुझे 10⁻6 टाइल छोटी छोटी इसमें भरनी पड़ेगी, किसकी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तब मेरा बराबर होगा। और मैं 10⁻6 भर देता हूँ तो मुझे वीक न्यूक्लियर फोर्स इक्वल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, और 10⁻38 टाइम मुझे भरनी पड़ेगी एक बड़ी टाइम में, तब जाके मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये मेरा कहने का मतलब। अभी क्लियर हो गया है? यूनिट्स क्या, पावर माइनस में क्यों करूंगा, तो अच्छा पावर बोला है क्या मैंने, यहाँ पे नहीं, ये मैंने ठीक लिख रखा है, ये भी मैंने ठीक लिख रखा है, वहां पे मैंने इक्वल नहीं कर रखा। सॉरी, मुझे पानी दो यार, कोई मुझे पानी दो, सही कह रहा हूं, मैं ले आता हूँ, सही कह रहा हूं, 10⁻⁻, ठीक है। तो ये हमारे फोर्स है, इनके बारे में आगे बात करेंगे हम, यहाँ पे अब डालो नया हाँ ज़्यादा कैसे होगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आप कैसे पावर होती है,
हो जाएगा ना। ग्रेविटेशन को हाँ, यहाँ पे मैं 10 बिट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 1 लिया है, 38 तो है ही। तो एक 10 का बढ़ गया है, 10 को करूँगा तो एक यहाँ से कम हो जाएगा। वैसे 41 होना चाहिए था आपको, 41 होना चाहिए था। तो एक यहाँ पे मैं 10 क्यों ले रहा हूँ, ये 10 ले रहा हूँ। अगर मैं 10 लेता हूँ तो मेरा फिर क्या है, 10⁻41 हो जाएगा। ठीक है, लिखो स्टेलर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स। अब हमने बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, देखो कल मैंने एक बात बताई तुम्हें, याद है? बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने से एनर्जी निकली। सबसे पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, सिंगुलरिटी हुई, सिंगुलरिटी के बाद फिर कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने के बाद क्या है, ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट को क्या नाम दिया, बिग बैंग। बिग बैंग के बाद में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने के बाद में क्या हुआ, E = mc² लगा। वो होने लगने के बाद में क्या है, फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स बने। फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल को क्या है, वो पढ़ लिया हमने। और फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल आगे क्या बने, मुझे क्या है, लाइट मैटर, लाइट एटम्स बने मेरे। जब भी मेरे पास क्या है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो उन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया। फिर क्या हुई, तीसरी पीरियड में क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट में कौन सी था, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो क्या है, हाइड्रोजन से हीलियम बना। और फिर क्या है, हैवी मेटल्स बने, हैवी एटम्स बने। हैवी एटम्स में क्या, सिलिका वगैरह बन गया। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे। अब दो चीजें मेरे पास, अगर जब कंडेंसेशन हो रहा था, कंडेंसेशन होगा, ठंडक होगी, ठीक, कंडेंसेशन हुआ, चीजें कंप्रेस हो रही है। और कंप्रेस होते होते क्या है, क्या मेरे पास दो तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो मेरे पास आयरन होना चाहिए, मेरे पास सिलिका होना चाहिए, मेरे निकल होना चाहिए, मेरे पास कोबाल्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये हैवी मेटल, हैवी एटम्स है। और ये क्या करेंगे, कंडेंस होंगे, कंडेंस होते होते एक जगह पे संकुचन हो जाएंगे। और फिर क्या है, ये किसी स्ट्रक्चर की बनाए। अब मेरे पास उस जगह पे प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन नहीं होती है, तो किसमें, वो प्लैनेट्स में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन हो रही है, तो फिर वो किसमें जाएगा, वो स्टार में। एंड देयर इज समथिंग स्पेशल प्लेस, दैट स्पेशल प्लेस इज नोन एज नेबुला। Nebula is known as the nursery of the stars, और it is known as the birthplace of the stars. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्स का जन्म होगा, सितारों का जन्म होगा। ठीक है, दो तीन कंसेप्ट और सुन लो, एक मिनट। गाइस बस बात क्यों करते हो यार। एक मिनट गाइस,
सबसे पहले एक टर्म लिखो गाइस, लुमिनोसिटी नहीं मिलेगा। लुमिनोसिटी एक टर्म लिखो, लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी लुमिनोसिटी क्या होगी? उसकी चमक, किसी भी स्टार की चमक। अब लुमिनोसिटी को मैं कैसे डिफाइन करता हूं? मैं ये कहता हूं कि कोई भी स्टार मुझे, देखो बहुत सारे स्टार ऐसे होंगे जिनको मैं क्या कर सकता हूं, अपनी नग्न आंखों से देख सकता हूं, नेक्ड आईज। बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो मुझे नेक्ड आईज से नहीं दिखते, तो वो क्या है, मुझे लुमिनोसिटी पे डिपेंड, ठीक है, कि अगर ज्यादा लुमिनोसिटी होगी दैट इट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट विद द नेक्ड आई, ठीक है। दूसरा होता है टेम्परेचर की बेस पे, कि कितना तापमान है, ठीक है। दो तरह के क्लासिफिकेशन हुए, दो तरह की क्लासिफिकेशन हुई इसका स्टार, ठीक है। एक तो येल यूनिवर्सिटी थी, दूसरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एक तो येल यूनिवर्सिटी, दूसरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सब स्टारों को विभाजित कर दिया किसके आधार पे? एक उनकी लुमिनोसिटी के आधार पे, दूसरा उनके टेम्परेचर। अब बात ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर कहाँ है? टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर की बात, किसकी बात कर रहा हूँ? सरफेस टेम्परेचर की बात। तो लुमिनोसिटी का कंसेप्ट अलग है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द स्टेलर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेलर क्लासिफिकेशन स्टार्स क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई मुझे तारों को उनके तापमान के हिसाब से क्या करना है? कैटेगराइज करना है कि उनके सरफेस पे उनका तापमान, और इसी हिसाब से इसी क्लासिफिकेशन को मैं क्या दूंगा? स्टेलर क्लासिफिकेशन ऑफ, जो मेरा किसके है? सरफेस के साथ, ठीक है। दो कैटेगराइजेशन हुआ, एक येल यूनिवर्सिटी, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और हार्वर्ड वाला क्या कहलाता है? हार्वर्ड वाला क्या कहलाता है? स्टेलर क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, चमक के हिसाब से। अब देखो चमक, अब एक फोटो देखो, पेन कॉपी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। किसी के पास छोटी डायरी है? छोटी डायरी, नोटबुक दिखाना सबके पास, हाथ दो, जल्दी दो, हाँ याद दे दो। और इससे बड़ी कोई है, मीडियम साइज की कोई देना मुझे नोटबुक, कोई बड़ा साइज में बड़े, हाँ ये मिल जाएगा। इससे बीच के साइज में कुछ है? अब देखो एक चीज समझ, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ गया तो आ गया, वरना नहीं आएगा। एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड किसकी बात करता है? वो स्टार्स के ब्राइटनेस की बात करता है। ऐसे स्टार जो मुझे नग्न आंखों से दिखाई दे जाएंगे उनको मैं क्या लूंगा? उनका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है? उनको मैंने कैसे कैटेगराइज किया है? अब ऐसे स्टार में क्या है? ये स्टार का साइज है जो मेरा किस पे है? जो ऐसे स्टार है जिनको मैं क्या दिखते से देख सकता हूं? अपनी नग्न आंखों, ठीक है। और ऐसे स्टार का मेरा क्या है? ऐसे स्टार का जो मैग्नीट्यूड है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, वो मेरा कितना है? अब मेरे पास कुछ स्टार ऐसे भी होंगे जिनका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, इनसे बड़ा होगा, और ऐसे भी होते हैं इनसे बड़ा हो, ऐसे स्टार भी होंगे। मान लो ये स्टार है, इसके कंपैरिजन में ये स्टार हो सकते हैं, ऐसे भी स्टार होंगे। और कुछ स्टार ऐसे भी होंगे जिनका साइज क्या होगा? छोटा। और कुछ स्टार ऐसे भी होंगे जिनका साइज क्या होगा? जिनका साइज इसके कंपैरेटिवली और भी छोटा होगा, हो सकता है ना, और भी छोटा हो, ठीक है। मैंने क्या बताया? मैंने एक बात बताई है कि हमें क्या करना है। मैं मैग्नीट्यूड की, एब्सोल्यूट मैग्नेटिज्म की बात करता हूं, मैं नॉट मैग्नेटिज्म, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। और ये किस पे आधारित है? मेरा लुमिनोसिटी पे आधारित है। मेरी लुमिनोसिटी क्या कहती है? लुमिनोसिटी मेरे कहते हैं कि ये मेरी एबिलिटी है, किसकी? मेरी आंखों की, कि मैं बिना किसी टेलीस्कोप के और बिना किसी चीज के क्या से देख सकूं? किसी स्टार को देख सकूं। और मैंने उसमें एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कितना माना है? 0 माना। मान लो इस साइज का स्टार मेरा क्या है? ऐसा स्टार है जो क्या है? जिसको मैं देख सकता हूं।
अपनी नग्न आंखों से, मुझे टेलीस्कोप की और किसी चीज में। अब कुछ स्टार मेरे क्या है, इस तरह के बड़े भी होंगे, ठीक है, या फिर ये पूरा बोल्ड स्टार मान लो, इस तरह के भी होंगे, ठीक है, या फिर मुझे स्टार मान लो, ऐसे भी होंगे। और कुछ स्टार क्या है, ऐसे भी होंगे जिनका साइज ऐसा होगा छोटा, और जिनका साइज क्या होगा, इससे भी छोटा होगा, इस साइज की भी होगा। पॉसिबल है? इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कोई स्टार ऐसा है जिसका साइज इतना है, यानी मेरा एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड से क्या है, कम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको मैं बड़ा करूंगा, इसको मैं जूम करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको देख पाऊंगा, इसको मैं क्या कर पाऊंगा, देख पाऊंगा। और अगर मुझे ये करना है, अगर मुझे इसके साइज को, बड़े वाले साइज को, या फिर मुझे इसके साइज को, बड़े स्टार को इसके जितना लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस, तभी तो इसके बराबर आएगा, तभी तो इसकी वैल्यू आएगी जब इसको काट दूंगा। और जब मेरे पास क्या है, ये, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं जूम करूंगा, तभी ये इसका साइज में इक्वल आएगा। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अब देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो मेरे स्टार्स हैं 0, उनका साइज कुछ होगा नॉर्मल, और वो साइज मुझे क्या है, वो मुझे मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग सिंपल दिखाई देगी। अब ऊपर मेरा क्या है, नेगेटिव है, यानी कैसे स्टार है, यहाँ पे मेरे स्टार्स हैं, सब स्टार्स हैं जायंट, विशालकाय, बहुत विशालकाय, अति विशालकाय। तो जब मैं अति विशालकाय या सुपर जायंट्स को क्या करूंगा, मेन वाले 0 के मैग्नीट्यूड में लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, उनको घटाऊंगा। सेम वही कि मेरे पास ये साइज है और ये मैं बड़ा है इससे साइज, तो मैं क्या करूंगा, इसको घटाऊंगा। और मेरे पास क्या होगा गाइस, इतना बोरिंग नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा, जब मुझे ये वाला है और जब मुझे इसके साइज को करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यानी मेरे पास क्या है, डुवॉर्फ है, सब डुवॉर्फ है, बोनेस वो तारे, ठीक है, या फिर क्या है, अर्ध बोनेस तारे जो हैं, उनको जब इसके साइज में करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको। तो ये चीज समझ में, ये डायग्राम कैसे काम कर रहा है, मैं रिपीट करूं, रिपीट करना है, कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, रिपीट करना है लास्ट में, रिपीट। देखो मैंने क्या मानना है, तुमने गूगल मैप देखा है, गूगल मैप चलाया, गूगल मैप भी छोड़ो, नहीं चलाया, फोटो देखिए, तुम्हें किसी की फोटो देखनी है कि अरे यार ये मेरा बाल यहाँ आ गया, तो जूम करके देखते हो, तुम क्या करते हो, छोटी चीज में कुछ ऐड करते हो। तुम नॉर्मल फोटो है, नॉर्मल फोटो है, लेकिन मान लो तुम्हारा चेहरे पे ऐसा पिंपल हो रहा है, पिंपल क्या है, छोटा है, और ये तुम्हारी स्क्रीन है, तुम्हें क्या करना है, जूम करना है, तुम छोटे को क्या करते हो, जूम करते हो, तभी तो ये छोटा, इसमें कुछ जोड़ोगे तभी तो इसके साइज का होगा। ये मेरे पास छोटा है, इसमें कुछ जोड़ोगे तभी तो बड़ा होगा, और अगर मेरा ये इससे बड़ा है तो मैं इसमें से कुछ घटाऊंगा तभी तो इसके साइज का होगा। यही बात यहाँ पे कही है कि मेरे पास कुछ ऐसा स्टार है 0 के लेवल पे, और 0 के लेवल पे मेरे स्टार जो बैठे वो ऐसे स्टार है जिनको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। तो बड़े स्टार को मैं इसके साइज का करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और छोटे को बराबर लाऊंगा, तो उसमें कुछ। अभी क्लियर हुआ? पक्की बात है? पक्की बात है सुशांत? ठीक है, दोबारा बताना, कोई नहीं, बता दूंगा, दोबारा बताऊं। देख माइनस वाला कोई बात नहीं, ये नहीं करना, हाँ माइनस वाला कब समझ में आया। देख मुझे क्या करना है, मेरे पास ये है, मुझे ये वाली डायरी इसके बराबर भी बनानी, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ इतना चीज जो मेरे पास खाली बच गया है वो मैं खाली क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। देख ये मेरे पास 2 साइज है, अगर मुझे इसका इसमें साइज बनाना है तो मैं यहाँ पे कुछ और लगाऊंगा, तो इसका साइज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यानी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐड कर रहा हूँ, यानी मुझे ये मेरा स्टार है, इस स्टार के जैसे छोटे स्टार को इतने साइज का बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ जोड़ दूँ। और अगर मेरे पास कोई बड़ा स्टार है और मुझे क्या करना है, छोटे के जितना बनाना है, तो मैं क्या करूँ, इसके जितना बनाना है, तो मैं क्या करूँ, कुछ घटा दूँ। यही मेरे यहाँ पे कि मेरे कुछ स्टार हैं जिनकी वैल्यू 0 पे, अगर बड़े वाले में इसके बराबर करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको घटा दूंगा, छोटे वाले क्या करूंगा, तो मैं कुछ जोड़ दूंगा। ये सेम ये मैं फोटो भेज दूंगा। मैंने कहा था पेन पेंसिल रख दो, रुका करो, जब तुम्हें कहता हूं तब तो लिखते नहीं हो, तब तो बोलना पड़ता है कि लिख लो, अब लिख, ये मिलेगा समझ में आ गया, समझ में, कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं थे और भी थे लोग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, भी समझ में आ गया मुझे क्यों गया, और 0, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे अमीशा, सब क्लियर है, किस किस का क्या है, यहाँ से ये था,
ये लो आपकी ओवर थिंकिंग की किताब। ठीक है, अब मेरे पास जीरो के ऊपर जो बैठे हैं, जीरो के ऊपर जो है वो मेरे कैसे स्टार्स हैं, वो मेरे ऐसे स्टार हैं, उनकी लुमिनोसिटी, उनकी चमक इतनी है कि मैं उनको क्या देख सकता हूं, मैं अपनी नॉर्मल आई से देख सकता हूं। बड़े वालों को मैं क्या कर पाऊंगा, उनको भी देख सकता हूं, उनको भी देख सकता हूं। और नीचे वाले मेरे क्या कहते हैं, छोटे, मुझे क्या करना पड़ेगा, झूठ की दूध पड़े, मुझे देख सकता हूं। एक मैं कंपेयर भी तो करूंगा ना, मैं वैल्यू को कंपेयर भी तो करूंगा ना कि मेरा कितना ज्यादा कितना कम है। गाइस नहीं, अगर मैं इसको जीरो मान लेता हूं और मुझे इसको भी जीरो बनाना है, यानी मेरा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरी 3 है और b की वैल्यू मेरी क्या है। अगर मुझे a को और b को इक्वल करना है तो मुझे क्या आना पड़ेगा, जीरो, और इसकी वैल्यू कितनी पड़ेगी, -3। अगर मैं इसकी वैल्यू -3 लूंगा तभी तो आएगा ना, -3 इंटू तब मेरा इक्वल होगा जाके, तो मुझे क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, -3 वैल्यू लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरा अभी समझ में क्या है। तो तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें वहां समझ में आ गया था तो। देखो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका अलग है, जिसको जहां पे समझ में आया तो वहां पे दिमाग बंद कर लिया था। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें तुम्हें वो बनना है, इधर भी देखना उधर भी देखना, बस काम चल गया मेरा इतना, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे भी होता है, हर जगह होता है। बच्चे आते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, बहुत चाव से रहते हैं, सबका बहुत पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हर साल 70, अरे यूपीएससी 900 सीट देती, नहीं 700 देती है, बहुत कम। क्या मतलब है, चाहे 700 दे चाहे 900 दे, एक ही चीज दो में, और फिर किसी से बात नहीं करेंगे, फुल एटीट्यूड में रहेंगे, ये वो। ठीक है, लड़के इतना पढ़ के दिखाएंगे जो कि उसकी हद नहीं, ठीक है, इतना शरीफ बनेंगे कि मैं तो कुत्ते को भी कुत्ता जी कहता हूँ। ठीक है, खाए तुमने क्या बोल दिया। एंड लड़कियों का अपना अलग है कि यार नहीं, माँ बाप ने इतना, बहुत मेरे पास बहुत फ्रीडम है, मेरे पास बहुत कम टाइम है, नहीं बहुत गलत हो जाएगा, माँ बाप अगले साल नहीं पढ़ाएंगे, एंड आई डोंट गेट दैट अनदर चांस, समथिंग लाइक दैट, एंड दिस फुल ऑफ 2 महीने बाद क्या करें, आधे लोग क्लास में गायब हो जाएंगे। कुछ लोगों का तो मोटो ये होगा कि वहां जाएंगे अच्छे से रहेंगे, कुछ लोग मोटो ये बना के आते हैं, थोड़े दिन बाद उनको लगना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं यार, एक आदमी से पढ़ाई होगी, कोई मेरे साथ देने वाला मिल जाए तो बस। ठीक है, फिर तो आईएएस मेरा, आईपीएस उसका। चलो कोई बात नहीं, मैं मॉडर्न हूँ, मैं आईपीएस में खुश रह जाऊंगा, वो आईएएस बन जाएगा। ठीक है, फिर ये फेज आएगा, एंड देन व्हाट विल हैपन, नथिंग विल हैपन। ठीक है, कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग ऐसे जिनकी बातचीत स्टार्ट नहीं होगी, वो फिर क्लास छोड़ के भागते हैं कि नहीं, मेरा टैलेंट यहाँ नहीं है, मेरा टैलेंट वाईफाई चौक पे। दे मूव टू दैट वाईफाई चौक। ठीक है, घूम रहे, वहां पे भी नहीं मिला, फिर कहते हैं कि अरे हरियाणा में तो सेक्स रेशियो बहुत कम है, मेरे वाली तो पैदा होने से पहले मर गई थी। ठीक है, वो तो पैदा ही नहीं हुई तक। और इनको कोई मतलब नहीं है, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। लड़कियों के अलग पंगे हैं कि मम्मी तुम्हें पता नहीं है कि मेरी पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, देखते हो सुबह सुबह काम बता देते हो, इन लोगों को कोई काम ही नहीं है, लेते हैं सारा दिन काम बताते रहते हैं। ठीक है, और तुम यहाँ रह रहे हो घर से दूर, तो तुम्हारे अलग पचड़े हैं यार, सारा दिन वहाँ जाके आती हूँ, वापस आती हूँ, इतनी जिंदगी नीरस हो गई है, मैंने सोचा था यूनिवर्सिटी जाऊंगी, मतलब एटलीस्ट अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, ये सड़े लोगों के हर रोज शक्ल देखने को मिलती है। इनका फिर अलग इशू है कि मतलब लाइफ इतनी नीरस थोड़ी ना होनी चाहिए। एटलीस्ट आई हैव ऑल्सो सम काइंड ऑफ मतलब इंटरेस्ट ना, कि लाइफ मतलब थोड़ी सी तो जीना, इतना थोड़ी ना मरना है मुझे, थोड़ा सा तो जी लूं, आगे तो फिर वही उससे शादी, जहाँ मम्मी पापा की वही शादी होगी, एटलीस्ट थोड़ा फिर ये ख्याल आते हैं। ठीक है, फिर मेरे जैसे लोग टेस्ट ले लेते हैं, फिर तुम्हें अपनी असलियत का पता लग जाता है, तो थोड़ा सा मन में गुबार था पढ़ने का, वो भी खत्म हो जाता है।
सॉल्यूशन क्या है? अपने आप को बचा के रखो। मैं हर साल लड़कियों को कहता हूँ कि तुम लोग पतंग हो और कोई भी तुम्हें काट नहीं सकता, तुम बहुत ऊंचा उड़ने के लिए। नेवर फॉरगेट दैट, ठीक है? और पता है क्या बात है, लड़कों का तो मुझे पता है कि कुछ करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ये मजदूरी कर लेंगे। और जरूरी नहीं है दारू पी के गली में गिर जाएंगे, दे डजंट मैटर, दे डोंट केयर। तुम्हारे साथ बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हारा जीवन सच में बहुत कठिन है। और अगर तुम लोग क्या करते हो, अगर तुम लोग थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो अपनी लाइफ में, देन ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों का तुम ये जिंदगी बदल रहे हो। तुम्हारा अकेली का सिलेक्शन नहीं होता है, तुम्हारे पूरे गांव के आसपास की लड़कियों का सिलेक्शन हो जाता है, और तुम्हारे आसपास की सारी लड़कियों का पहाड़ पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात तुम लोगों ने नोटिस की होगी, तुम अपनी दादी नानी को सुनती हो तो तुम्हें लगता होगा कि यार औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, और ये बात कहीं ना कहीं सच है, दिस इज द फैक्ट। तो तुम्हें दुश्मन नहीं बनना है। देखो, जो जैसे लोग हैं तुम उनके साथ बदलाव नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारे अपने पेरेंट्स को कहो कि अरे नहीं ये नहीं यार पापा, आप क्या यार, आपको जब भी बाहर जाना होता तभी आपको वॉशरूम लग जाता, रोड पे खड़े हुए पेशाब नहीं करते, या फिर रोड पे नहीं थूकते, पेशाब चलो बहुत बड़ी कमिटमेंट है, नहीं थूकते हैं, ये नहीं करते हैं, कैसे कर रहे हो यार, आप तुम नहीं रोक सकते, निकल लो उसको, यार आपने डस्टबिन में ऐसे डाल दिया, ये नहीं कर सकते। या फिर अपने गाँव में देख लो, पानी का टैप खुला चल रहा है, आप किसी को रोक के देख लो। मैं क्लास 11 में था, ठीक है, क्लास 11 में था मैं, पानी बह रहा था, मैंने उस पर पाइप में डाल दिया, ठीक है, वापस आया तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, उसने देख लिया छोरा क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बंद किया, वापस आया तो फिर आई पूरा मैं चोट में ही जानती, बच्चे कॉलर खड़ा हो, ठीक है, उनको क्या मतलब है, वी आर द क्रांतिवीर टाइप पर्सन, गया, ठीक है, पर वो लेडी अच्छी थी, उसने मेरी आंख खोल दी, मतलब वो मुझे मार भी सकती थी, बट उसने ये बोलने चूज नहीं किया। व्हाट शी सेड टू मी, उसने बोला कि क्या करते, मैंने कहा पानी बह रहा था, कहता तेरा क्या मतलब, बह रहा था तो पहले पानी खराब हो रहा है। तो उस लेडी ने मुझे एक बात बोली, उसने बोली कि बेटा मैं इतनी दूर से पानी लेने आ रही हूँ, वो पानी बह गया, तुझे प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बहुत पानी बहता है, गाड़ी धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पानी भी कर रहे हैं, घर पे पानी आ रहा है, उनको रोक के दिखो। शी सेड टू वेरी वंडरफुल बात बोली, और उस दिन मुझे रियलाइज हुई, उस दिन मुझे एक बात रियलाइज हुई। क्या बात रियलाइज हुई? कि मैं बदलाव बाहर नहीं कर सकता, सबसे पहला बदलाव क्या करूंगा, मैं खुद में करूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बदल सकता, मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, मतलब वो इंटेलिजेंट आदमी यार, पर जैसा उन्होंने सीखा, जैसा सब किया, वो उन्होंने अपनी समझदारी से सीखा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब आज हमने हमने एटिक की 2 बातें सीख ली वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो हम ज़्यादा तोड़ना हो गया। तो बदलाव कहाँ करना है? बदलाव करना है खुद में, बदलाव करना है अपने आगे आने वाले जनरेशन से। तो अपने बच्चों को सिखाना, अपनी बेटियों को सिखाना। और एक और बात बताता हूँ काम की, अपने लड़की पे नजर रखो या ना रखो, अपने लड़के पे जरूर नजर रखना। सबके लिए, लड़कों के लिए बात है, जब तुम मम्मी पापा बन जाओगे तो अपनी बेटी को फ्रीडम दो चाहे ना दो, लेकिन लड़के पे नजर जरूर रखनी है। हंसने की बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये करते हैं। और 2-3 चीजें हैं, एक और चीज है, तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं, तो जब तुम पढ़ाई करते हो तो उनके साथ डील कर लो। डील कैसी? अगर तुम्हारे बड़े भाई बहन जॉब लगे तो उनके साथ डील करो कि भाई हर महीने हमें इतने पैसे दो। अगर तुम्हारी जॉब लग जाए तो हमारे छोटे भाई बहनों के साथ डील करो कि भाई हम हर महीने तुम्हें इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम अपनी लाइफ में कामयाब हो, सपोर्ट करो। मम्मी पापा तुम्हें दे रहे कोई नहीं, कंप्लीटली फाइन, हम तुम्हें देंगे कुछ, उनको सपोर्ट करो पढ़ाई। उनको बोलो कि आगे चल के जब कुछ हो जाएगा तो हम दोनों मिल करें, कि बाहर पार्टनरशिप करने से अच्छा घर में भी ज़्यादा पैसे। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया में अच्छे लोग ढूंढ रहे हैं, घर के अंदर जहाँ भी मिले। अरे लड़ाई किसी जरूरत, अगर तुम्हारे भाई बहनों से लड़ाई नहीं होती फिर वो तुम्हारे भाई बहन नहीं, सोते हैं वो, फैक्ट है ना ये। तो क्या करना है, उनके साथ डील करनी। दूसरी चीज बहुत अच्छा सीखना है और अपने बच्चों को बहुत अच्छा सिखाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको फर्क करना सिखाना है, सही और गलत में, जो कोई नहीं सिखा रहा है।
आज तुम इस क्लास में बैठी हुई हो या बैठे हुए हो तो तुम्हारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम इस लेवल पे, और एटलीस्ट तुम में इतना करेज है कि तुमने सोचा तो सही कि तुम ये पढ़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पहले ही हार जाएंगे कि नहीं भाई हमारे बस का नहीं, हम तो दूसरे एग्जाम कर लेंगे, बहुत सारे एग्जाम। एटलीस्ट तुम इस क्लास में बैठे हो, तुम्हारा कुछ जुनून था कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो नहीं रहा है, वो सब अलग बात है। एटलीस्ट यू टेक अ स्टेप ना, और वही स्टेप क्या कर रहा है, तुम्हारे लिए काम करेगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ से सीख के जाओ, कुछ बदलाव करो। और देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं कह रहा, 50 लोग तो होंगे, ठीक है। एक एक बच्चा पैदा करोगे, दो दो बच्चे पैदा करोगे, तो भी देख लो कितना बदल जाएगा। तो जो पीछे जनरेशन चलेगी है उसको नहीं बदलना है, उसको कुछ नहीं कहना है। कितने साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, 30 साल रहेंगे, मैं ये नहीं यार तुम्हारे माँ बाप 100 साल चाहिए, लेकिन फैक्ट है ना एक दिन तो जाना है, तो जब जाएंगे तो चले जाएंगे। किसके ऊपर जिम्मेदारी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी। हमें बदलाव करो, तो सिखाना है क्या गलत है क्या सही है। और बहुत जरूरी है कामयाब होना। तो कुछ साल के लिए अगर तुम ये लगा के रख रहे हो तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अपने मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ मजा नहीं है, ठीक है। तुम ये सोचोगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे तब जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है। मैं किसी के साथ प्यार कर बैठूंगा, प्यार कर बैठूंगी तब जिंदगी सही हो जाएगी, वो मेरा कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी जिंदगी में ज्यादा ही हर्डल्स हैं, क्योंकि प्यार एक तरह का युद्ध है, और दो युद्ध एक साथ नहीं किए जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, क्यों हारा, 1805 में वाटरलू के वॉर में हार गया था ना, पढ़ा हुआ हिस्ट्री में, नहीं पढ़ा तो वर्ल्ड हिस्ट्री आगे, क्यों हार गया। इधर से यहाँ से बुलेट से सबको छिड़ के भागा, अंदर घुस गया। आगे से किसने पीटा, रशिया ने पीटा, जार ने, पीछे से ये आगे यूरोपियंस। एंड देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, दोनों तरफ से लड़ाई, दो फ्रंट पे वॉर कभी नहीं करना, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए, और कुछ मजा नहीं है ये तो, मतलब दुनिया का सबसे वाहियात है, मतलब है, करना चाहिए, प्रेम करना अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं, दो टाइम पे नहीं करना है। मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर सबको मुझे ब्लेम करोगे सर आपने कितने रिलेशनशिप करवा दी, मेरा कुछ नहीं। अगर मेरे इस बात से तुम नहीं कर रहे हो तो यार मैंने तो इतनी देर पहले पढ़ने के लिए बोला है, वो तो नहीं कर रहे हो तुम, ये तुम बड़ा कर लोगे। तो बात पता है क्या है, मेरा कहने का मतलब इतना है कि दो फ्रंट पे लड़ोगे तो कभी नहीं लड़ पाओगे, और ये काम उस पर भी विजिबल। देखो तुम लोगों को मैं एक और बात बताता हूँ, एग्जाम की बात है, कोई बात नहीं, किसका है, लास्ट में बेंच पे कौन बैठा हुआ, सच तुम्हारा होगा, जाओ देखो क्या है। तुम लोगों ने बहुत, देखो अभी जैसे एक और चीज समझो, मेरे पास सिविल सर्विस का एग्जाम है, और मेरे पास एफकैट का है, मेरे पास सीडीएस का है, कुछ लोगों की एनडीए की भी उम्र होगी, फिर एसओ का भी आता है, और बहुत सारे एग्जाम सारे यूपीएससी कराते हैं, सबका कैलेंडर, ठीक है। तुम देख लो, आईएफएस वाला देख लो, ठीक है। अब इनके अलग अलग टाइम पे एग्जाम होते हैं। मान लिया तुम्हारा टारगेट ये था, तुमने इसका भी फॉर्म भर दिया, इसका भी फॉर्म भर दिया, इसका भी फॉर्म भर दिया, कि ये नहीं हो तो कुछ हो जाएगा। फिर एक आरबीआई आता है, ग्रेड बी ऑफिसर क्लास का, बी ऑफिसर का, अच्छा एग्जाम है, बहुत बढ़िया एग्जाम है, ठीक है। यूपीएससी और नीट बीट के बाद वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम है, जो सक्सेस रेट बहुत कम है। सारे अप्लाई कर दिए आपने, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये वाला अगस्त में है, ये वाला मई में है, मान फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, मई में है, ये 2 महीने बाद है, अगस्त में है, ये मेरा है अक्टूबर में, ये मेरा है नवंबर में, ये दिसंबर में, ये जैन में, और ये फिर से मार्च में। यहाँ पढ़ा, फिर ये पढ़ा, ये पढ़ा, कभी नहीं होगा। ऐसे ही बाकी एग्जाम्स पे, बाकी एग्जाम और एसएससी में भी ऐसा ही, 10th का है, 12th का, ऐसे एग्जाम हम लोग क्या करते हैं, सबको ये नहीं करना है, एक एग्जाम को पकड़ो, ठीक है, एग्जाम सारे पढ़ो। 100 रुपये का फॉर्म लगता है, बहुत सारों से पैसे लगते हैं, घर वालों को तो 500 रुपये लगते हैं, ठीक है, घर वालों से पैसे लो, ठीक है, दारू पी के कोई नहीं आएगा। अच्छी चीजें खाओ, फ्रूट्स खाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, कुछ बुक्स खरीदो,
ठीक है, और फोकस में अपने दिमाग में एक ही एग्जाम रखो कि मुझे यही करना है, और पूरा उसको दो। ये नहीं देके आना। देखो 2 साल तक पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, 2 साल तक कुछ नहीं कहेंगे। आज तुम यहाँ बैठे बैठे गारंटी की बात है दो। हाँ, अगर तुम्हें तैयारी करते हुए 4 साल हो गए, फिर 2 साल तुमने यहाँ की है, 2 साल फिर तुम दे रहे नहीं। अगर तुम इनिशियल स्टेज में, तो 2 साल तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहे। तुम्हें क्या करना है, सारे फॉर्म भरने, घर वालों से पैसे लेने हैं, अच्छा खाना है, अच्छे से रहना है, ठीक है, अपनी एग्जाम देने हैं, एंड देन व्हाट विल हैपन, ये वाले एग्जाम देने जाओ, दो बिना तैयारी के, ठीक है, घर पे आओ, कह दो कि हाँ नहीं है, साफ बोल दो, इतना जल्दी थोड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम में 5 लाख लोग बैठे, तुम कहो 10 लाख लोग बैठे, सीट कितनी है? 80 नहीं होगा। पेरेंट्स रिलैक्स हो गए, कोई बेटा क्लियर हो जाए, लेकिन बदमाशी नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि बात पता है क्या है, बात यही है कि समझाते कुछ है, समझ में कुछ हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस बाकी सारे टाइम पे एक ही कोई, ये नहीं आ रही है बहुत सारे एग्जाम, तुम्हें सिर्फ एक ही एग्जाम को पकड़ना है और पूरे साल भर उस एग्जाम के लिए पढ़ो। एक और चीज है, और फिर एग्जाम के लिए हो जाए। एक चीज और आती है इस चीज में, मेरे पास क्या है, बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं करते। अगर 10 लाख लोग जा रहे हैं एग्जाम देने, मैं गारंटी कह रहा हूं कि 50 पर 5 लाख लोगों ने सिर्फ 30 से 40% सिलेबस किया हुआ है। अब तुम ये बात देख लो, यूपीएससी क्या कह रहा है, यूपीएससी ये कह रहा है कि मेरे 50% मार्क्स पे मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें कट ऑफ दे दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। 30% सिलेबस करके कहां 50% में कर लोगे? इतने तुम इंटेलिजेंट नहीं होगी, मतलब कोई भी नहीं इंटेलिजेंट कि सब कुछ याद रहे जैसे 30% का 30% सिलेबस किया, कितने याद है? 20 से 25% याद होगा अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो, क्योंकि इंसान के ब्रेन की कैपेसिटी होती है भाई, ये कैपेसिटी के ऊपर, एंड दिस विल बी द पार्ट। और फिर क्या होगा, डी सिलेक्शन। तो सबसे बड़ा मोटो क्या है, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और ये लोग सिर्फ 1 लाख लोग होते हैं जो क्या है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन के टाइम से बेकार आदत लगी हुई है। 8 क्वेश्चन आने हैं, 5 करने हैं, हम 3 ही करके आते हैं, पास हो जाते हैं। और B20 खरीदते हैं, उसमें 80 क्वेश्चन हैं, उनको रट जाते हैं। 80 में से क्या है, 40 रिपीट हो रहे हैं। जो 8 का पेपर देने गए वो पढ़े थे, उनमें से 4 रिपीट होके आ गए। ये तो हालत है, थोड़ा सा पढ़ के वहां पास हो रहे हैं। और यूनिवर्सिटी का क्या, यूनिवर्सिटी का अपना है, उनको बच्चों को थोड़ा दिखाने का, बच्चे फेल कर दिए हमारे, उनको तो उनके ऊपर तो और पढ़ रहे हैं कि बच्चों को पास करो। तो दिक्कत यह है, दिक्कत ये कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करो। भले ही ऐसा हो सकता है तुम्हारा पहले साल सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है भाई, नहीं होगा, हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा सिलेबस कंप्लीट करो, खुद पढ़ने बैठो। जरूरी है तुम यहाँ पे आगे पढ़ो, कहीं कोचिंग ज्वाइन करो। आज के टाइम पे YouTube में तुम कुछ भी डालो, किसी ना किसी ने वीडियो बना रखी होगी। अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है किसी चीज का, तुम जाओ YouTube पे डालो, उस टॉपिक का नाम हो, तुम देखो, किसी ना किसी ने जरूर बना रखी होगी। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि YouTube पे तुम्हें वीडियो नहीं मिले। एक बार तुम्हारा जितना, देखो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा अगर 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, 80 to 85 हो रहा है, तो अच्छी बात है। उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, बढ़िया रिवीजन करो, बढ़िया पढ़ो, और जो नहीं आता है पूछो। और एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सारे लोगों की बात ये रहती है कि दुनिया में वो हर एक से सलाह लेने लग जाते हैं। किसी एक आदमी को पकड़ लो जो तुम्हें लगता, कोई भी हो सकता, तुम्हारे फादर हो सकते, तुम्हारा भाई हो सकता है, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, उसे एक आदमी को पकड़ लो, उसी से पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्यादा अलग अलग सलाह लोगे, मारे जाओगे, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना, ये बिना सिलेबस करे जाओगे तो 1 साल का टाइम है, इन सबका पढ़ो ना पढ़ो, बाकी एग्जाम का, जिस एग्जाम का है 1 साल में एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि अगले साल ही पेपर फिर से आएगा, उससे अगले साल भी आएगा। और जो इस तरह की तैयारी करेगा उसका हो जाता है। ये समस्या क्या है, समस्या यही है कि हमें पता नहीं क्या करना है। 2 महीने यहाँ भटक लिए, 2 महीने यहाँ भटक लिए, 2 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ, साल पूरा खत्म हो गया, हाथ में आया कुछ नहीं। अगले साल भी वही पैटर्न रहा। 2 साल के बाद घर वाले भी कहने लगे कि 8 पेपर दे लिए, कोई एक तो निकलता,
कहना उनका भी जायज है। तो 2 महीने में कौन सा सिलेबस कर लो, किसी भी करना हो, छोटे एग्जाम करना हो, यूपीएससी का या फिर मतलब ग्रेजुएशन लेवल का क्या होगा, दिस इज आपको प्रॉब्लम है सॉल्यूशन। ठीक है, वापस आओ, बहुत सारा बात है। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास टेम्परेचर के हिसाब से मैं क्या करूंगा, स्टार्स को कैटेगराइज कर, स्टार्स को मैं क्या कर रहा हूं, कैटेगराइज कर रहा हूं, और वही मेरा कहलाएगा स्टेलर क्लासिफिकेशन ऑफ। सितारों का स्टेलर विभाजन, सितारों का स्टेलर विभाजन, स्टेलर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, अब देखो मेरे पास क्या है। अब मेरे तापमान के हिसाब से मेरे पास कुछ स्टार है, जैसे ओ बी, ये याद रखने पड़ेंगे, एम के, ओ बी ए एफ जी के एम, अब सर बात ये आती है कि सर मैं याद कैसे, मेरे पास है ओ बी ए एफ जी के एम, याद कैसे करना है, याद मुझे करना है, किसी को हम बोलते हैं ना ओ, अरे ओ सुनो, यूपीएससी में कौन सा फील्ड सबसे कौन सा जगह है, ये सब ज्यादा सब्जेक्ट कवर करता है, ओ बीए वालों, और बीए वालों क्या करेंगे, फ्रॉम कौन सा, जीके, ओ बीए फ्रॉम जीके, ओ बीए फ्रॉम जीके, ओ बी ए एफ जी के, ओ बी ए फ्रॉम जी के। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम होता है तो क्या पढ़ोगे, जीके पढ़ोगे, जीके मीडियम वाला जी वाला। ठीक है, अब सबसे पहले डालो पॉइंट 1, ओ टाइप ऑफ स्टार्स, ओ टाइप्स ऑफ, ओ टाइप लिख लो या ओ टाइप ऑफ स्टार लिख लो, कुछ भी करो, ओ प्रकार की स्टार। तापमान की बात करूंगा, इनका तापमान क्या होगा, कम से कम मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा 25,000 डिग्री केल्विन, सॉरी केल्विन होगा, डिग्री लेंगे, डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट, 25,000 केल्विन, डिग्री नहीं लेंगे, 25,000 केल्विन, मिनिमम 25,000 होगा। ठीक है, आपको कितने 40,000 केल्विन पे भी दिखने को मिलेगा, 40,000 केल्विन पे तापमान होगा। अब मैं बात करूं कलर, किस कलर के होंगे, कलर होगा डार्क ब्लू कलर, कैसा कलर होगा, डार्क ब्लू, कैसा होगा, डार्क ब्लू। साइज क्या हो गया, साइज हो गए जायंट्स और सुपर जायंट्स, विशालकाय और अति विशालकाय। ठीक है, तापमान सबसे ज्यादा कितना होगा, कम से कम 25,000, कम से कम कितना होगा 25,000, कलर कैसा होगा, डार्क ब्लू कलर। ठीक है, और मेरे पास क्या होगा, साइज क्या होगा, जायंट और सॉरी सुपर जायंट और सॉरी ये लिखो सुपर जायंट्स एंड हाइपर जायंट्स, सुपर जायंट्स एंड हाइपर जायंट्स, करेक्ट करो इसको, नहीं जायंट्स नहीं, सुपर जायंट्स और हाइपर जायंट्स, इनको बोलेंगे हम अत्यधिक विशालकाय और अत्यधिक विशालकाय, अत्यधिक विशालकाय और अत्यधिक विशालकाय। ठीक है, लिख लोगे अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है, टाइप हो गया। अब मुझे ये ऐसा मानना है, अब एक बात सुनो, अगर मैं लाइफ की बात करूं ना, तो सबसे कम लाइफ चलने वाले स्टार्स कौन से होते हैं, ओ टाइप ऑफ स्टार्स, सबसे कम। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो अब क्या होगा, सब सितारों के, एक बात याद है,
सबसे तारों के अंदर एक चेन रिएक्शन होती है, दैट चेन रिएक्शन नोन एज प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मैंने 4 हाइड्रोजन लिए, सॉरी 4 हाइड्रोजन मेरे पास, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल मेरे पास एक हाइड्रोजन है, प्लस में एक हाइड्रोजन है, व्हाट दे गिव मी हीलियम। और क्या है? न्यूक्लियर। लेकिन यहाँ पे जब कंबाइन होंगे तो क्या होंगे? 4 हाइड्रोजन में क्या देंगे मुझे? 4 हाइड्रोजन में क्या देंगे मुझे? ये मिलेंगे। और क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। ध्यान रखना है 4 होंगे। और इसी रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? प्रोटॉन प्रोटॉन चेंज। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इस ये क्या स्टार्स क्या क्या वेट करें? अगर मेरे पास ये आ रहे हैं, कोई भी मेरे पास स्टार है, फॉर एग्जांपल, एक चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले एक चीज देखते हैं। समझने के लिए साथ साथ बनाने मत लग जाना। तीनों सितारों में क्या फर्क है? क्या तीनों सितारे एक जैसे हैं? चलो, पर अगर मैं वो वहां पे अगर हमारे पास मार्कर होता तो क्या रहता? बड़ी डिफिकल्टी होती, ठीक है, कि ब्लैक मार्कर से कैसे पता करें, ठीक है। तो क्या तीनों स्टार एक जैसे हैं? तीनों स्टारों में क्या है? अगर मैं नॉर्मल स्टार की बात करूं, देखिए अगर मेरे सन की बात करूं, मैं चलो हम बाकी स्टार की बात करें, हमने सन के बारे में बात की। सन मुझे क्या क्या देता है? कौन सी रेज देगा? यूवी रेज देगा, और इंफ्रारेड देगा, और विजिबल देगा। वेरी गुड, विजिबल देगा। विजिबल से मैं क्या कर रहा हूँ? देख पा रहा हूँ। विजिबल से। इंफ्रारेड से क्या है? जो टेम्परेचर फील करता हूँ, जो गर्माहट में ऊष्मा जो फील कर रहा हूँ, किसकी वजह से? इंफ्रारेड की वजह से। और मेरा लास्ट क्या है? यूवी रेडिएशन जो मेरा रिफ्लेक्ट बैक होती है, यूवी ए बी सी बात की है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स में लगे ये 3 चीजें तो परमानेंट देंगे ही देंगे, ये 3 चीजें तो परमानेंट देंगे ही देंगे। अगर, और ये सब किसकी वजह से है? ये सब किसकी वजह से हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या है? अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो कि मेरे पास अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, इसका एक मतलब क्या है? चलो एक बात बताओ, मैंने ओ टाइप के स्टार बताया आप लोगों को। ओ टाइप के स्टार्स का साइज क्या बताया? हाइपर जायंट्स एट, मतलब क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा साइज है। इसका मतलब क्या होगा? उनके पास एरिया ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है? अब सबके पास क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी? तो यानी जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़े साइज में क्या हो सकता है? ज्यादा हाइड्रोजन। लेकिन वही हाइड्रोजन वो तेजी से क्या हो रही है? फ्यूजन हो रहा है, कन्वर्ट हो रही है। किसमें? जो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, क्या है? एक तो क्या हो? एक तो धीमी धीमी आग जले, तो मेरे पास 100 लकड़ियां हैं, जलने में क्या लगेगा? ज्यादा टाइम। और एकदम से मैं क्या 100 में आग लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हीट मिलेगा, सब कुछ ज्यादा मिलेगा, तो क्या है? तो ओ टाइप के स्टार जो होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है? सबसे, लेकिन कितनी कम होती है? कितनी कम होती है?
तकरीबन तकरीबन 2 अरब साल। स्टार की कंटेक्स्ट अलग है, हमारी लाइफ की कंटेक्स्ट कितनी है 2। अब क्या होगा, क्या ये स्टार अपने आप में वो हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय हो जाएंगे? मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि भाई अगर किसी स्टार का टेम्परेचर कितना है, सेल्सियस केल्विन, ठीक है, तो मेरा क्या है वो O की कैटेगरी में। अगर इससे मतलब x से मेरा कितना था 40,000 का, बहुत सारे स्टार है, मेरा क्या है 40,000। अगर क्या हो गया प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन से ये चीजें क्या होने, बर्निंग होना स्टार्ट हो जाए और टेम्परेचर क्या है डाउन आ जाए, तो मेरे पास दूसरी कैटेगरी का बनेगा दैट इज माय बी टाइप ऑफ। अब एक बात सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि स्टार डेड हो जाए, हो सकता है स्टार मर जाए। स्टार कब मरे, जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाए, जब सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाए, सिंपल सी बात है, उसी से उसके एनर्जी, जब सारा हाइड्रोजन तब स्टार का क्या होगा, ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल कैसे होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें 2-3 चीजें बताने वाला हूँ। स्टेलर क्लासिफिकेशन आज हमारा नहीं होगा, लेकिन जितना बता रहा हूँ तो ध्यान रखो। अगर मेरे पास किसी, देखो स्टार है, कुछ टाइम के बाद में, यानी कुछ अरब साल 2 करोड़ साल जो भी इतने हैं, एक दिन तो हाइड्रोजन खत्म होगी, एक दिन हमारा सन भी क्या है बुझ जाएगा, लट्टू है, किस दिन बुझ जाएगा, ठीक है। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म उस दिन चैप्टर खत्म। तो क्या होगा कि अब ये जो स्टार है, अब प्रोटॉन और टाइप ऑफ स्टार क्या कर रहा है, हाई अमाउंट ऑफ क्या है वो कर रहा है, फ्यूजन में कन्वर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा है हाइड्रोजन ले रहा है, और कैसा है हाइपर जाएंगे सुपर जाएंगे। अगर किसी का भी, हम क्या करते हैं, देयर इज अ कांसेप्ट दैट इज नोन एज चंद्रशेखर लिमिट। लिखो चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या करती है, चंद्रशेखर लिमिट डिफाइन करती है कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का, और यहां पे सेलेस्टियल बॉडी में किसकी बात कर रहा हूं, स्टार्स। हमने सेलेस्टियल बॉडी बोला है, लेकिन अब मैं किस कंटेक्स्ट में बात करूं, स्टार्स। अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का साइज, सॉरी मास क्या हो, 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, इससे ज्यादा हो तो क्या कर लेता है वो चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस। और यही बेसिक कंडीशन है जिस कंडीशन में मुझे क्या पता लगेगा कि मेरा स्टार किसकी तरफ जा रहा है, ब्लैक होल बनने की तरफ जा रहा है। बेसिक लिमिट क्या है, उसको चंद्रशेखर लिमिट क्लियर। अब 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, सन से 1.44 गुना ज्यादा मास ऑफ सन लिखा तो, और मास ऑफ सन एमएस मतलब मास ऑफ सन, ठीक है। अब देखो, अब गाइस एक बात सुन मेरे साथ है ना, मास ऑफ सन, सन के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज्यादा, ये मेरी अर्थ कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। क्या है अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या है, इसके साथ साथ अर्थ की क्या है अपनी ग्रेविटी है, दोनों चीजें, और दोनों चीजें क्या कर रही हैं, बैलेंस बना के रखी हैं। दोनों, अगर किसी भी प्लेनेट को या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को क्या रहना है, स्टेबल रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस होना चाहिए किसके, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड में और उसके ग्रेविटेशनल। अगर एक भी कम या ज्यादा हो गया तो क्या होने लग जाएगा, अपने आप ब्रेक। जो तुम थैनोस की मूवी देख रहे हो, सब देख रहे हो, जो प्लैनेट्स तोड़ रहे हैं, तो क्या है वो देख रहे हो, क्या है वो एक लेजर बीम छोड़ रहे हैं, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की, और फिर सारे क्या कर रहे हैं, पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लैनेट का, उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं।
और फिर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड टेक ओवर कर लेगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड टेक ओवर करेगा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी कम हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा, एंड देन होल प्लैनेट विल ब्रेक। ठीक है, अब मानो ये मेरी अर्थ ना होने की बजाय क्या है, मेरा स्टार, मेरा क्या है, अब स्टार है तो कुछ ना कुछ क्या है, मास है, द्रव्यमान है, मान रहे हो, ये बात मान रहे हो कि कोई ना कोई मास है, और जिस भी वस्तु का मास होगा तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। बताया था ना मैंने कि जितना बड़ा क्या है, जितना बड़ा मास उतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल, याद है। तो मेरे जितने भी स्टार हैं सबका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा। चाहिए पानी, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स किस वजह से आएगा, ये आएगा प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन की वजह से, जो उसके ऊपर क्या है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। तो क्या है, जो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है किसका, किसी भी प्लैनेट सन स्टार का, किसके, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, और ये रिएक्शन चलती रहेगी। लेकिन वक्त के साथ जब स्टार डेड होगा तो क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो क्या है, देयर विल बी डिसबैलेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशन। पहले इक्वल था, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम होगी, और जिस टाइम पे स्टार क्या हो जाएगा, स्टार क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, डिके हो जाएगा, जब सारे खत्म हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, और उस टाइम पे ग्रेविटी अपना असर। माना कि मैं सबसे कमजोर हूं, लेकिन जब मेरा मौका मिलेगा तब मैं क्या करूंगा या करूंगी, सबको दिखा दूंगा या दिखा दूंगा। ग्रेविटी भी वही काम कर रही है, जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इक्वल था, स्टार क्या है, बहुत अच्छे से चमक रहा, सब कुछ हो रहा था, एंड फिर देन व्हाट विल हैपन, उसके बाद में ग्रेविटी अपना असर दिखाती है, और ग्रेविटी क्या करती है, पूरे प्लैनेट को टेक ओवर करती है, और इतनी पावरफुल हो जाती है कि ग्रेविटी क्या हो जाएगी, एंड द होल स्टार और द प्लैनेट विल कन्वर्टेड इनटू। और अगर किसी भी स्टार का मास 3 गुना ज्यादा है किससे, सन के मास से, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं ब्लैक होल बनने के एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टार, एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टार। अब सवाल ये उठता है कि सर ब्लैक होल, सर ब्लैक होल है क्या चीज ब्लैक होल, और हमें पता कैसे लगता है कि सर ये ब्लैक होल। अब आप लोगों ने सुना होगा कि अरे ब्लैक होल में आप कुछ भी भेजो, आप लाइट भेजोगे तो लाइट को कंज्यूम कर लेगा, ग्रेविटी को भी, ग्रेविटी तो है ही उसमें, अब आप उसमें साउंड भेजोगे तो साउंड को, सर मैं एरोप्लेन लेके जाऊं और मैं, तो मुझे भी गायब कर देगा, क्या हो रहा है। अब पता कैसे लगेगा कि ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल, सवाल ये कैसे पता लगेगा, किसी को पता है, ग्रेविटी में कैसे फील करूं, और ये कैसे पता लगेगा सब कुछ अपने अंदर समा रहा है, मतलब मान लीजिए तो सबको पता है, ये तो मैंने बता दिया सब वो अपने अंदर सब, ये कैसे पता लगेगा अपने अंदर समाने, अंधेरा तो जब सूरज, जब जिस हिस्से पे चांद के ऊपर रोशनी नहीं पड़ती सूरज की, उस हिस्से पे अंधेरा होता है ना पॉइंट विजेंद्र, बात सही है, ये बात है कि अंधेरा होता है, सर ब्लैक होल है तो ब्लैक होगा और अंधेरा, यस कंप्लीटली एग्री ऑन दैट, लेकिन जिस हिस्से पे चांद की, जिस हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ती सूरज की, वो भी तो ब्लैक होता है, और वही तुक्का 1/, यस क्या है, बर्मुडा ट्रायंगल, हम ब्लैक होल की बात करें, बर्मुडा ट्रायंगल की बात अलग बात है, वो किसी और चीज, हाँ फ्रीक्वेंसी दे दो, किसी भी फ्रीक्वेंसी दे दो, क्या है कैलाश पर्वत, देखो यार सब चीजें हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं टोटली बिलीव करता हूँ भगवान है, ये वो है, ठीक
आई ऑल्सो मतलब मैं मतलब अपने आप को मानो तो मुझे सबसे अच्छे देवताओं में से लॉर्ड शिवाय अच्छे लगते हैं, बट स्टिल ये थोड़ा मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं घर होता हूँ तो मैं नेल्स काट लेता हूँ, वहाँ पे जाके मेरा क्या है उससे एक्स्ट्रा हो जाए। यस, ये बात मैं जरूर मान सकता हूँ कि मेरा वहाँ पे आयरन का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास आप अगर ज्योग्राफी पढ़ी रहे हो, वो पढ़े आपने पोल्स, थर्ड पोल कौन सा है? हाँ बोलो, कोई बात नहीं है, इनको नहीं पता, बोलो गलत बोलो, क्या दिक्कत है? हाँ, हिमालय नहीं, तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू को क्या बोलते हैं? थर्ड पोल बोलते हैं। और वहां पे वो क्या है, वो सबसे हार्डेस्ट सरफेस भी है, ऊंची भी जगह है पूरा तिब्बतन प्लेटू जो है। और वही तिब्बतन प्लेटू का क्या पार्ट है, वहां पे जो उसके हार्ड होने की एक संभावना ये भी है कि वहां पे आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा है सबसे। और ये हो सकता है कि नेल्स वेल्स बढ़ रहे हो, मैं इसको इतना नहीं मान, जब तक मैं फील नहीं करूंगा तो मैं कैसे मान? लोगों के ऊपर बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग वहां जा रहे हो, आप घर पे रहते हो, नेल्स काट लेते हो, साइंटिफिक कोई एविडेंस है नहीं। पर हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं कर रहे, बड़ी बात है। हाँ, फ्रीक्वेंसी का मुझे पता ही नहीं लगेगा, फ्रीक्वेंसी कहाँ से है, शाम में बताना है, फिर इधर कुछ और बताना है, पंकज और पीछे आप। हाँ नहीं, बात नहीं करनी, बबली हुई नहीं। हाँ, लाइट ट्रैप हो जाती है उसकी तरह, तो फिर मेरा स्टार में उसमें क्या फर्क रहेगा? मान लो ये मेरा ये कुछ भी हो, ये मेरा मून है, ठीक है, मैं अगर इस पे टॉर्च मारूंगा या मेरी सन की रोशनी आ रही है तो इसके पीछे क्या बनेगा? शैडो बनेगा। साइंटिस्ट या फिर एस्ट्रोफिजिस्ट जब भी देखते हैं कि कोई ब्लैक होल है या नहीं है, तो सबसे पहले वो किसकी बात करते हैं? शैडो को चेक करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका मास क्या है, बहुत विशालकाय है, जिसका मास क्या है 3 गुना ज्यादा किससे? मास ऑफ सन से, लेकिन वो लाइट को क्या कर रहा है? लाइट जब उसकी लाइट तो ट्रैवल कर ही रही है, लाइट तो हर जगह, कुछ हिस्से ऐसा होता है तो ब्रह्मांड के बहुत सारे हिस्से डार्क में है, आई एग्री, लेकिन लाइट तो है, किसी स्टार की जा रही है